नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजार में आज दूसरा हाफ बहुत ही शानदार है, तो आज की रणनीति क्लोजिंग के लिए क्या होगी, उसी की होगी बातचीत। लेकिन पहले हेडलाइंस। सेकेंड हाफ में बाजार की जोरदार वापसी, निचले स्तरों से निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की रिकवरी। आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नतीजों से बैंक निफ्टी जोश में, करीब 1.5% ऊपर। सभी पीएसयू बैंक में मजबूती के साथ कामकाज। और आरबीआई से राहत मिलने के बाद एचडीएफसी ट्विंस ने भी दिया बाजार को सहारा। एचडीएफसी को एचडीएफसी लाइफ में हिस्सा बढ़ाकर 50% से ज्यादा करने की मिली मंजूरी। आज एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक 5% भागा। अच्छे नतीजों के बाद रिलायंस में बुलिश ब्रोकरेजेस, जेफरीज, नोवामा के 3000 से ऊपर के टारगेट। मोतीलाल ओसवाल, कोटक और गोल्डमैन ने भी दिए करीब 2900 के लक्ष्य। कंपनी ने साल दर साल मुनाफे में 21,000 करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की। O2C, रिटेल, जियो का दमदार प्रदर्शन। और रेलवे शेयरों की रफ्तार जारी। इरकॉन और आरवीएनएल में आज 7% से ज्यादा की तेजी। वहीं आईआरएफसी, रेलटेल और टेक्स रेल में भी 4 से 5% के गेन्स। और अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन तोड़ सकता है सभी रिकॉर्ड। 9 करोड़ से ज़्यादा ई-वे बिल जनरेशन से बड़ी उम्मीदें। मार्च में 1,67,000 करोड़ रुपए का हुआ था टोटल कलेक्शन। गुड आफ्टरनून। चलिए अगले 1.5 घंटे में मार्केट और स्टॉक्स पर बात करेंगे और स्ट्रैटेजी समझेंगे, लेकिन एक बेसिक टेक्सचर आपको बता देते हैं। ऑफ कोर्स मुंबई स्टूडियो से मैं और हर्षिता आपके साथ, और दिल्ली से वीरेन जुड़ेंगे हमारे साथ। वो जो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लियरली एक गैप अप के साथ शुरुआत, फिर मार्केट फिजल आउट हुआ, लेकिन अब सेकंड हाफ में शानदार तेज़ी। और नून के बाद से हमने देखा मार्केट में एक दोपहर के बाद से एक बहुत ही अच्छा दमखम, और बैंक निफ्टी ने उसको लीड किया। एक जो सुबह अप्रोच थी वो भी यही थी कि बैंक निफ्टी में पोजिशनली लॉन्ग अप्रोच रखिए। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एसबीआई, एचडीएफसी ट्विंस, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही शेयर 3 या 4% ऊपर है, लेकिन सब एक 1.5% ऊपर, और उतना काफ़ी है बैंक निफ्टी के लिए। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई, सुबह निफ्टी और बैंक निफ्टी ने इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग के बाद अपने सपोर्ट लेवल्स डिफेंड किए, और अब लेकिन हम आ गए हैं वापस उस रेजिस्टेंस जोन में। हालांकि बैंक निफ्टी को लग नहीं रहा देख के कि वो रुकने वाला है यहाँ से, और एक फ्रेश पोजिशनल तेज़ी की शायद यहाँ आज शुरुआत हुई है। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली एक बहुत ही तगड़ा सत्र, और दोपहर बाद जो जोश मार्केट ने पकड़ा है वो काफी सराहनीय है। तो निफ्टी बैंक बेसिकली 43,000 एंड बियॉन्ड की तैयारी करता हुआ, लेकिन निफ्टी जो 17,700-800 पर फिर से झूल जाता है। कंसिडरिंग आज कन्विक्शन और बहुत सिग्निफिकेंट स्टॉक्स के बल पर ये तेजी आई है, क्या चांसेस हम इस बारी वो जो चैनल में हम फंस जाते हैं ऊपर की तरफ, उसे ब्रेक कर पाएंगे? देखिए, टेक्सचर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज मार्केट ने क्या किया, आज सुबह मार्केट ने दोनों स्ट्रैटेजीज को रिस्पेक्ट किया। पहले सुबह एक व्यू था कि 17,700-750 में एक पहली सेल ट्रेड होगी, वो वर्कआउट हुई। उसके बाद एक जोन था 17,575 से 17,625 खरीदने का, और आज का निफ्टी का लो देखिए आप 17,612, और वहां से निफ्टी ने शानदार आपको एक रिटर्न दिया 100 पॉइंट से ऊपर का। तो अगर आपने उस जोन में उसको रिस्पेक्ट करके बाइंग किए तो आपको बहुत शानदार 2 ट्रेड्स दिए मार्केट ने आपको। सुबह सुबह पहले सेल ट्रेड, और अभी जो बड़ी ट्रेड आई है वो बाय ट्रेड। सेल ट्रेड में लगता नहीं ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए होंगे, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वो एक बार खुला ऊपर, उसके बाद मौका ही नहीं दिया मार्केट ने, वो खटाखट करके नीचे आ गया। लेकिन लोअर लेवल पर वो लेवल डिफेंड करने के बाद, सुबह 17,612 डिफेंड करने के बाद मार्केट ने एक वन वे तेज़ी दिखाई है आपको, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब देखिए 17,700 की कॉल, सुबह हमने जब डिस्कशन किया था तो 1,68,00,000 का बिल्डअप था वहाँ पर। सुबह सुबह एक बार जब उस लेवल को रिजेक्ट किया तो थोड़ा और ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर बिल्डअप हुआ, लेकिन अब आप 17,700 की कॉल देखिए, करीब करीब 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है यहाँ पर, और प्रीमियम तो खैर काफ़ी बड़ा है 57%। दूसरी तरफ 17,600 के पुट में ज़बरदस्त बिल्डअप है, तो ये क्लियरली आपको बता रहा है कि ये जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब आप पूछ रहे हैं कि ये ब्रेक होगा या नहीं होगा। देखिए, एक मार्केट में हल्की सी कंप्लेन एडवांस डिक्लाइन को लेकर हो सकती है, लेकिन जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करता है, नॉर्मली लार्ज कैप्स लीड करते हैं उसको। ये एक टिपिकल बिहेवियर होता है मार्केट का। आज का बिहेवियर मार्केट का बहुत स्ट्रांग है। हमने ये फ्राइडे को डिस्कस भी की थी कि अगले हफ्ते मार्केट को एक ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, प्लस इतने बड़े नंबर्स आने हैं। मुझे जो आज चीज़ सबसे अच्छी लगी हुआ है बैंक निफ्टी। आज सुबह सुबह हमारी बैंक निफ्टी पर अप्रोच थी कि एक हफ्ते का कंसोलिडेशन हो गया है, अब आप बैंक निफ्टी में पोजिशनल लॉन्ग बन जाइए, क्योंकि आपको याद होगा पिछली पोजिशनल लॉन्ग में बैंक निफ्टी में हमने करीब 2,500 पॉइंट की एक रैली प्ले की थी,
और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस दी थी। अब इस समय आज जो बैंक निफ्टी ने ब्रेक अवे दिखाया है, अब बस 42,700 क्रॉस हो जाए तो आप और बाकी की भी शॉर्ट कवरेज देखेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए आज क्या ज़बरदस्त मजबूती है। कोई भी एक स्टॉक ऐसा नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक से 2% ऊपर है, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसने ऐसा कह सके आपकी लीड किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, सारे के सारे बैंक्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और ये बैंक निफ्टी की खूबी है, एक बार बैंक निफ्टी इस तरह से चलना शुरू होता है तो वो ट्रेंडिंग मूव देता है आपको। और एचडीएफसी बैंक तो लगातार 3-4 दिन से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे ही रहा था। आज आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस और एसबीआई भी जुड़ गए हैं। मेरे ख्याल से वो जो मेरा सुबह भी एक व्यू था और पिछले हफ्ते एक व्यू था कि मई में बैंक निफ्टी शायद ऑल टाइम हाई लगाएगा। अब मुझे लग रहा है कि आज का लो, वैसे तो सुबह 41,500 की बात हुई थी, लेकिन अब अगर आप उस ट्रेड में आ गए हैं तो आपको स्टॉप लॉस एडजस्ट करना होगा। आज का लो 42,270 के करीब अब आपके लिए वो एक सैक्रोसैंक्ट स्टॉप बन गया है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है आप अगले 1,500 से 2,000 पॉइंट फिर ओपन हो रहे हैं टुवर्ड्स न्यू ऑल टाइम हाइस। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग मूव निफ्टी बैंक में बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए निफ्टी बैंक के 50% वेटेज रखने वाले एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ गए हैं। फिर हम गुरुवार को एक्सिस के नतीजे देखेंगे, फिर सैटरडे को कोटक के आ जाएंगे, फिर बच्चे जो होंगे वो सारे छोटे बैंक होंगे। तो यहाँ पर ज्यादा फोकस और ज्यादा बेहतर ट्रेड स्ट्रेंथ का बनता दिखाई दे रहा है। वीरू आफ्टरनून, बताइए वायदे बाजार में कहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन, स्पेशली ये हफ्ता और भी इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी के चलते। एग्जैक्टली हर्षता, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त अब हमें ओआई नहीं देखना है, हमें रोलोवर्स भी देखने हैं, नॉट एग्जैक्टली ओआई। मैं आज जिस चीज़ से फर्स्ट टिक से काफ़ी प्रभावित था हर्षता, और वो हमारे पैनल ने मेरे ख्याल से सुबह सुबह फोकस भी किया था, दैट वाज एसबीआई। आप यकीन मानिए आज सुबह जब निफ्टी बैंक शुरुआती क्षणों में सिंक भी हो रहा था, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स बहुत कमांडिंग पोजीशन में था, उसको लीड कर रहा था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं अगर आपको इस वक्त ओआई की कहानी पूरी की पूरी समझाऊं हर्षता, तो इन एंटायर बैंकिंग स्पेस डोमिनेट करता हुआ प्राइस बिहेवियर, साथ ही साथ ओआई की शीट पे, हालांकि ओआई का जिक्र करना यहाँ पे थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी होगा, बट ऑप्शन स्टैट्स में हर्षता इट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लीडली सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट की इस स्टॉक ने आज। एसबीआई, उसके बाद अगर आप आज परसेंटेज टर्म में देखें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हालांकि बहुत छोटा था ये स्टॉक, लेकिन आज एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंकिंग बास्केट में, और कैनरा बैंक और बीओबी, स्पेशली 3 पीएसयू बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी, डेटा काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अगर मैं ऑटो में आऊं तो यहाँ पर आज हीरो मोटोकॉर्प, जिसका ट्रेड मेरे ख्याल से आज पहले शुरुआती दौर में सचितन ने पिक भी किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप, 1.5% का इजाफा यहाँ पे, और एक मदरसन सुमी, 2 स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे। इनमें ओआई बिल्डअप काफी अच्छा खासा है, और नेक्स्ट मंथ में अगर आप देखें तो जो बिल्डअप है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कैपिटल गुड स्पेस में यहाँ पे आज एबीबी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता हुआ, 1.7% अगर आप देखें तो यहाँ पे इजाफा, ओआई काफी अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है। हालांकि पॉली कैब में भी अच्छा बिल्डअप है, एचएल में बिल्डअप है, लेकिन अच्छी एक्टिविटी यहाँ पर एबीबी भी नजर आ रही है, वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। और अगर एक दो स्पेस को देखूं जहां पे आज काफी अच्छा खासा बिल्डअप था, उसमें एक एफएमसीजी बास्केट में हर्षता, टाटा कंज्यूमर में काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, ये एक स्टॉक रहा। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं फार्मा स्पेस में जाऊं, यहां पर आज एक सिंजन और साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल्स काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप दिखा गया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें इस वक्त सबसे इंप्रेस क्या कर रहा है, दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एंटायर पीएसयू बैंकिंग बास्केट हर्षता। जी हाँ, वहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन एक्टिविटी, कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर ट्रेंड मजबूती का देखने को मिला है। और यहाँ पर आपको गौर अब करना है, कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जिनमें तेजी बनती दिखाई दी है। एक तो एचडीएफसी लाइफ, जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि एचडीएफसी यहाँ पर हिस्सा बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, तो उसका पूरा फायदा बनता देखने को मिला है। टाटा कंज्यूमर कल नतीजे आएंगे और उससे पहले बहुत ही मजबूत ट्रेड देखा गया है, इस पर आगे डिटेल में बातचीत भी करेंगे। विप्रो, वो बायबैक की खबर पर यहाँ पर 2 से 2.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। और बैंकों का जब हम जिक्र कर रहे हैं, वायदे में अगर आप देखें टॉप ट्रेडेड बैंक काउंटर कौन है, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, 3-3.25% तक के गेन्स के साथ यहाँ पर कारोबार बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि फार्मा कंपनियां आज बैकफुट पर है। डॉक्टर रेड्डीज 2-2.25% नीचे, सन फार्मा में हमने देखा है वो इंपोर्ट अलर्ट जो लगभग जारी हो गया है, 1.5% का नुकसान। पीआई इंडस्ट्रीज में दबाव और यूपीएल जैसे काउंटर्स भी हैं जो आज थोड़े से बैकफुट पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वरना ओवरऑल मार्केट का मूड जो है वो मजबूती का ही है। अब हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ना शुरू होंगे जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। इस दमदार पैनल में फंडामेंटल्स पर आज हम बात कर रहे हैं अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी से, गौरांग शाह भी है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के, तकनीकी राय के लिए प्रकाश गाबा,
मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा रावत, प्रशांत सावंत, ये सब होंगे। फिर 2:20 पर हम आपको बताएंगे कि दो दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों के नतीजे आ चुके हैं। एचडीएफसी बैंक टू बी प्रिसाइज, आमने सामने अगर दोनों को खड़ा करते हैं तो क्या पिक्चर पेंट हो रही है। आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे इसके लिए। फिर क्या चल रहा है पर भी हमारी नजरें रहेंगी। 2:30 बजे यतिन को जोड़ने वाले हैं। 2:40 पर 4 का चौका के लिए तैयार बैठिएगा आप। सस्ता ऑप्शन आज शिल्पा राउत देंगी, मानस जायसवाल देंगे एफएनओ का सुपरस्टार, राजेश सातपुते से समझेंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा देंगे आशीष महेश्वरी। 2:50 पर फोकस कल आने वाले नतीजों पर। ऑफ कोर्स दिग्गजों में टाटा कंज्यूमर, बजाज ऑटो पर बातचीत होगी। वैसे कल नेस्ले के भी नतीजे आने वाले हैं। 2:55 के आसपास बिग मार्केट वॉइस में रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पंकज मुरारका से खास चर्चा, फिर डीलिंग रूम का जायजा और आखिर के 10-15 मिनटों में बीटीएसटी ट्रेड्स। तो एक एक्शन पैक्ड सत्र और इस बीच निफ्टी बैंक डे हाई पर। बिल्कुल, और 42,700 के बिल्कुल करीब। और देखिए एक क्लियर जो अप्रोच है मार्केट की वो बहुत क्लियर हो गई है आपके लिए। बैंक निफ्टी में अब आपको पोजिशनल लॉन्ग रखना है क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ है। सुबह भी ये बात हुई थी कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट का ना सोचें। निफ्टी में भले ही एक बार के लिए शॉर्ट ट्रेड चल गई, लेकिन बैंक निफ्टी में क्लियरली आपको लॉन्ग ही रखना है। और 42,700 के ऊपर एक बार निकलने शुरू होंगे तो हम जो लास्ट रिमेनिंग पोजिशनल शॉर्ट्स हैं वो भी कवर करेंगे। इनफैक्ट अगर अब आप बैंक निफ्टी का एक टेक्सचर देखें और जो पिछले महीने जो रैली हुई थी बैंक निफ्टी में, मतलब इस महीने के शुरू में जो रैली हुई थी वो बहुत बड़ी रैली हुई। उसके बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया उसमें। अभी करीब एक महीने में करीब 8% का मूव आ चुका है। एक बार वो बैंक निफ्टी का 52 वीक हाई और 52 वीक लो वाला अगर चार्ट और सामने रख दें जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस समय हम कहाँ खड़े हैं। 42,710 आज का हाई है और निफ्टी बैंक का 52 वीक हाई 42,600 सॉरी ये 44,151 जो उसने लगाया था 14 दिसंबर 2022 को। मुझे हैरानी नहीं होगी हर्षदा अगर ये मई में तो टूट ही जाए और अगर मार्केट में एक बार मोमेंटम स्टार्ट हो तो हु नोज मे बी इवन इन दिस सीरीज इट्स पॉसिबल, क्योंकि इस समय मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त है मार्केट में। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर। सबसे पहले तो सुबह की जो आपकी पहली कॉल थी ब्यूटीफुल, उसको जरा रिविजिट किया जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपके सारे टारगेट मीट हुए सुबह के। अब यहाँ पर क्या अप्रोच होगी और आपकी इस समय की फ्रेश कॉल? गुड आफ्टरनून टू यू। इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ब्रेकआउट दिया है और 5 दिन के बाद ब्रेकआउट दिया है। ये कंटिन्यू होगा। 560 का जो जोन है ये नियर टर्म जोन है, वो भी पार कर लेगा। उसके साथ शायद 570 भी जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टिल इज अ बाय स्टॉक। जो मैंने चुना है आज इस वक्त वो भी है बैंकिंग क्षेत्र से और वो है कनारा बैंक। कैनरा बैंक, जैसे कि हम कह रहे थे कि पूरे बैंकिंग स्पेस में इस वक्त डोमिनेट कर रहा है पीएसयू बैंकिंग बास्केट। प्रकाश सर की कॉल है 302.80 पर। यहाँ पे सर का भी जरा एक संपर्क था, टूट गया, लेकिन मैं मेंशन कर देता हूँ 302.70 पे बाय है। कुछ देर में उनसे जब लौट तो शायद आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली बैंकिंग देखने को मिलेगा। तो कैनरा बैंक मैंने भी शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन उसके अलावा अगर बैंकिंग से कुछ और लेना है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी करीब 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 57 रुपए के अहम रेजिस्टेंस ब्रीच हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करेंगे। 57.50 के स्टॉप लॉस रहेंगे, ये कैश लेवल्स हैं और 60 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 58 है आज बैंकों में, वहां पर भी तेजी की एक राय। वैसे कैनरा बैंक पर एक कंसेंसस कॉल बन रहा है। काबा साहब ने पिक किया, मानस ने भी शॉर्टलिस्ट यही किया था। शिल्पा आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी मेरा अभी के लिए बाय रहेगा एचडीएफसी लिमिटेड में। एचडीएफसी लिमिटेड बहुत स्ट्रांगली अप्रोच कर रहा है अबव 2800 जोन्स। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रहेगा 2760 का डे लो एंड यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 2820 एंड 2830 शायद जो एक दो दिन में जो आपको देखने को मिलेंगे। आप इसके ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। 2800 का कॉल ऑप्शन अभी रफली 9 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एक 5 रुपये का मेंटेन कीजिए। यह भी ऑप्शन आपको डबल होते हुए देखिएगा। ओके बिल्कुल। ये क्या ज़बरदस्त मूव बैंक निफ्टी में। 42,700 एक बार फिर यहाँ पर 580 पॉइंट ऊपर। कल फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उससे पहले एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको फाइनेंशियल शेयरों में दिख रहा है। राजेश सतपुते को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन।
अनुज जी देखिए, जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा था कि सुबह से मेरी नज़र बैंकिंग स्टॉक्स पे ही है। सुबह एसबीआई दिया था, कैनरा बैंक दिया था, और अभी एक्सिस बैंक। इनफैक्ट सुबह भी मुझे लगता है आशीष जी की टीम में एक्सिस बैंक ही चुना था, और वो जिस तरह से एक्सिस बैंक घूमा है अपने नेकलाइन से, तो एट अ लेवल ऑफ 879 इट इज स्टिल अ बाय। 880 का पहला टारगेट था, मैं अभी इसी को अपग्रेड करूंगा। तो 800 879 पे आप बाय करें। 869 का स्टॉप लॉस रखे, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, और इसका टारगेट बनता है 905। तो करंट लेवल से कम 25 से 26 रुपए का जंप मुझे लगता है एक्सिस बैंक पे मिलेगा। ओके, एक्सिस बैंक एट 888 स्टिल बाय। सुबह सुबह इसका अनुज और मैं जब कार्यक्रम कर रहे थे, पहला सौदा उसमें हमने ट्रेड लिया भी था, बहुत अच्छा गया ये ट्रेड। गौरांग सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। फाइनली अगर आप देखें इस रेंज से हमको, स्पेशली निफ्टी बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक और उसकी वाइब्रेशंस जो स्प्रेड हो रही हैं पूरे मार्केट में, वो निकालते हुए आज हालांकि लीड ले रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गौरांग, आपकी इस वक्त की मार्केट पे अप्रोच क्या है और क्या चीज़ कर रहे हैं आप आज के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो नतीजे शानदार आएंगे तो उसका असर जो है वो सूचकांक में भी पड़ता है, और बाकी अन्य जो बैंक्स है उनमें भी आपको ये आता हुआ दिखेगा। और ये सिर्फ मात्र चौथी तिमाही में नहीं, हमारा अनुमान ये कहता है कि आने वाले कुछ वित्तीय वर्ष में जिस तरीके से ऋण की मांग ऊपर जारी है, तो वित्तीय क्षेत्र अच्छा करेगा। बैंकिंग सेक्टर दोनों, निजी क्षेत्र की या फिर सरकारी बैंक्स, दोनों ही अच्छा करेगी। लेकिन काफी कुछ चर्चा हो चुकी है वित्तीय क्षेत्र को लेकर के, और काफी कुछ आइडियाज भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं थोड़ा बहुत देखना चाहूंगा एनबीएफसीज में, और वहां पर एक नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, एमएनएम फाइनेंस। 256 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर है। थोड़ी बहुत कमजोरी दिख रही है यहाँ पर, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत नजरिया लंबी अवधि का है, तो जो रुझान हम बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं उसका एक सकारात्मक सा असर मेरे ख्याल से एनबीएफसी पर भी आपको आते हुए दिखेगा। तो एमएनएम फाइनेंस एक ऐसा शेयर है जो हमें पसंद आता है। ओके, एमएनएम फाइनेंस। चलिए एक काम करिए, एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं और आपको इम्पोर्टेंस बता देते हैं आज की जो न्यूज़ आई शेयरों को लेकर, और जो सुबह डिस्कस हुई थी उसकी। आईसीआईसीआई बैंक प्लस एचडीएफसी बैंक, ये 3 स्टॉक थे, और एचडीएफसी बैंक आप एक ही काउंटर समझिए आप, तो उसका कॉम्बिनेशन करीब 30 पॉइंट, और 30 पॉइंट निफ्टी 60 पॉइंट, मतलब 90 में से 60 पॉइंट आपको आज मिले सिर्फ इन 3 स्टॉक्स की वजह से। और ये अपने आप में एक दर्शा रहा है कि क्या इस सुबह की न्यूज़ की अहमियत थी। और आज मार्केट ने एक और अच्छी चीज़ की है, आज मार्केट ने एक बहुत बड़े नेगेटिव फैक्टर को प्रीएम्प्ट किया या नेगेट किया। सुबह जब एक बार मार्केट खुला 17,700 पर, और जिस तरीके से वो वायलेंटली रिजेक्ट हुआ, फिर वो नीचे गिरा, लेकिन जिस तरीके से वो 17,612 से घूमा, और 17,612 की सिग्निफिकेंस समझिए हर्षता। आज जब हमने ट्रेड स्टार्ट की थी तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, और मैं लगातार इस बात को बता रहा हूँ कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है। 17,605 पर वो लेवल प्लेस था, और आज का लो 17,612। तो वो बार बार मार्केट उस लेवल को डिफेंड कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज को, और अब फाइनली लग रहा है कि अब उस लेवल को हम डिफेंड करके आगे बढ़ रहे हैं। और क्या अब इस बार 17,800 को क्रॉस करने की तैयारी हो रही है, और क्या बैंक निफ्टी की अगुवाई में वो पॉसिबल है। और अब थोड़े आईटी स्टॉक्स भी स्टेबलाइज हुए हैं, उससे भी फ़ायदा मिला। शायद विप्रो का एक ट्रिगर आ गया उसकी वजह से, लेकिन आप परसिस्टेंट देखिए, परसिस्टेंट तो खैर शुरू से स्ट्रांग रहा है, लेकिन अदरवाइज बाकी मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी देखिए, ओरेकल देखिए, बिरला सॉफ्ट देखिए, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर बाइंग है। और थोड़ी बहुत बाइंग आज लौटी है कुछ सेलेक्ट कंज्यूमर स्टॉक्स में भी, जैसे टाटा कंज्यूमर नंबर से पहले वहाँ पर बाइंग है, मिड कैप बैंकिंग में बाइंग है। बस एक, जैसा मैं कह रहा हूँ कि एक कंप्रोमाइज़ रहा है सिर्फ कि ब्रॉडर मार्केट उतनी स्ट्रांग नहीं रही है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है। पहला दिन नॉर्मली आईटी लार्ज कैप्स का होता है, मिड कैप्स फॉलो करेंगे मेरे ख्याल से परसों से, कल एक दिन और आप शायद लार्ज कैप्स का देखेंगे, परसों से फिर ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेट करना शुरू। थोड़ा सा लेकिन कैचअप कर लिया सुबह की तुलना में, अब 100 पॉइंट ऊपर है। सुबह की तुलना में तो एक बहुत ज्यादा शांति थी। हाँ, तो लगा था कि यहाँ पर शायद अंडर परफॉर्मेंस इनकी तरफ से बढ़ जाए। बिल्कुल, सुबह तो एक्चुअली इवन निफ्टी बैंक निफ्टी भी ढीले पड़ गए थे, तो उसके हिसाब से ठीक है। एक बस एक मार्केट में सिर्फ एक कमजोर कड़ी रह गई है, वो है इन्फोसिस। मतलब आईटी पूरा भले ही स्टेबलाइज कर रहा हो, लेकिन इन्फोसिस इकलौता ऐसा स्टॉक है जो मतलब ग्रीन में आने को तैयार ही नहीं है। वो यहाँ पर नंबर शायद इतने खराब थे और कमेंट्री इतनी खराब थी, प्लस यहाँ पर ओनरशिप इतनी ज़्यादा वाइड है हर्षदा की, उसकी वजह से शायद थोड़ा लोगों को टाइम लग रहा है अपने पोर्टफोलियो एडजस्ट करने में। ये सिर्फ एक लास्ट सॉर्ट ऑफ कमजोर कड़ी। देखिए एक महीने का मूव देखिए इन्फोसिस का 11 साढ़े 11% नीचे।
एक दो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एक बार इंडसइंड बैंक स्क्रीन पर रखते हैं अनुज, क्योंकि आज शाम को मार्केट बंद होने के साथ ही दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो नंबर्स कभी भी आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 2-2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास इंडसइंड बैंक के नतीजे वैसे आ जाते हैं हिस्टोरिकली। अगर आप देखें 1.5% की तेजी और पिछले 10-15 मिनटों में दरअसल एक्शन और जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार चार्ट के लिए मानस हो सके तो बताइए, क्या ट्रेड लेना बनता है एग्जैक्टली प्री नंबर्स? बिल्कुल ले सकते हैं कि देखिए ये कंसोलिडेशन है जो 5 दिनों से हम देख रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिख रही है हाई लेवल पे, लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। आज का पैटर्न बता रहा है कि जो कंसोलिडेशन का दौर है वो अब खत्म होकर एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 1180 या 1190 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेड हो करना चुका है, उससे पर्दा हट चुका है। देखिए ठीक नतीजे आ गए हैं। 2040 का मुनाफा आ चुका है, 2011 का अनुमान था। इसको रिविजिट करेंगे जो आपने लेवल्स कहे, क्योंकि स्टॉक में अब देखते हैं एक्शन कैसा आएगा नतीजों के साथ। फिलहाल प्रॉफिट का फिगर आपके सामने 2040 करोड़ का प्रॉफिट वर्सेस 2011 करोड़ जो लार्जली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। कुछ और डेटा पॉइंट्स आने चाहिए कि ब्याज से आय की स्थिति क्या है, साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए की स्थिति क्या है। ब्याज से आय का आंकड़ा 4,670 करोड़ पर लगभग कंपनी ने पोस्ट किया है। 4,715 करोड़ का अनुमान था, तो उससे हल्का सा कम है, लेकिन नियरली उसी रेंज में दरअसल वो देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का जो आंकड़ा है वो उम्मीद से बेहतर। ग्रॉस एनपीए इंप्रूव होती हुई एसेट क्वालिटी के लक्षण 2% से घटकर ये 1.98% पर आ गया है। नेट एनपीए देखेंगे 0.62% से घटकर 0.5। कोविड के टाइम पे फिर जब वो येस बैंक वाला फियास्को हुआ, फिर वहाँ पर एक अनड्यूली इंडसइंड बैंक को उस कैटेगरी में डाल दिया गया था। मुझे याद है उसका पैनिक लो शायद 300 के नीचे था, 200-300 रुपए के बीच में ये स्टॉक आ गया था, जो बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। एक बहुत अनफेयरली पनिश किया गया स्टॉक को, और उसके बाद से एक लगातार इस स्टॉक ने एक्चुअली, अगर आप देखें पिछले 2 साल का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर बैंकिंग स्टॉक्स में इंडसइंड बैंक ही रहा है, और इवन पिछले 1 साल का भी सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर जो है वो इंडसइंड बैंक ही रहा है यहाँ पर। तो ये इस समय व्यू, अगर इनफैक्ट गौरांग हैं हमारे साथ, तो एक गौरांग से भी व्यू ले लेते हैं इंडसइंड बैंक को लेकर। गौरांग, गुड आफ्टरनून। पूरी रैली हो चुकी है या अभी बाकी है यहाँ पर? धन्यवाद तनुजा आपका, और आपको भी शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आपने सही फरमाया था कि अनफेयर 300 के आसपास के पिटाई हो गई थी इंडसइंड बैंक की, और डिस्क्लोजर देते हमारी सूची में है, निजी क्षेत्र की बैंक की सूची में इंडसइंड बैंक बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदने की राय दे रहे हैं। और रैली हुई नहीं है, थोड़ा अगर समय आप और दे सकते हैं तो हमें लग रहा है कि 1350-1400 का लक्ष्य जो हमारा है वो नतीजों के आधार पर काफी बेहतरीन तरीके से आपको आता हुआ दिखेगा। तो अगर आपके पास समय सीमा है, बने रहे, 1350-1400 तक के लक्ष्य हमें दिख रहे हैं इंडस्ट्री। 1350-1400 के टारगेट्स आगे दिखाई देंगे। नतीजे आए हैं और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं इस समय। अब कैलकुलेट करके देखना होगा इस बैंक के लिए दरअसल मार्जिन्स में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि वो साफ दिखा था आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी के केस में, जिस पर आशीष हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं और आपको बताएंगे कैसे स्टॉक स्टैकअप हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एक्सिस, आई बेग योर पार्डन, एचडीएफसी। एक्सिस के नतीजे आगे आएंगे। मानस, अब नतीजे आ गए, 1% की और तेजी आ गई, 1126। बताइए आपका अब ट्रेड क्या रहेगा इंडसइंड में? देखिए इंडसइंड में कंसोलिडेशन है, तो मेरा समझना है कि ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहिए। और मई मंथ का 1140 का जो कॉल ऑप्शन 32 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। नीचे की तरफ 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उसके बाद 60-70 रुपए के अप देखने को मिलेंगे। तो इस ऑप्शन के टारगेट 50 रुपए के आसपास के रहेंगे, और 25 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए। ले ले पहले। तो बैंकों में पूरी तेजी बनती हुई इंडसइंड बैंक के नंबर्स आपके सामने। आगे कुछ और फाइन प्रिंट आएगा तो आपके लिए लेकर आएंगे वो इनफैक्ट पिक्चर। लेकिन बात सुबह में छिड़ी थी आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों की। स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है। इससे पहले पिछले हफ्ते हमने एचडीएफसी बैंक के नतीजे देख लिए हैं। अब अगर दोनों की तुलना करें, दोनों दिग्गज कंपनियां अच्छा खासा वेटेज रखती है निफ्टी बैंक में, किस तरह से स्टैकअप करते हैं इन Q4 के नंबर्स पर,
और या फिर पिछले इस पूरे साल FY23 में जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है दोनों का। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं यही बताने के लिए। आशीष, मेरे ख्याल से कई लोगों के लिए सरप्राइज नहीं होगा जो चैनल की कमेंट्री बार बार सुनते रहते हैं, किस तरह से किस कंपनी ने, किस बैंक ने लगातार आउट परफॉर्म करा है। खैर, दोनों के बीच का क्लैश ऑफ द टाइटन्स कह लीजिए, दोनों दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स आपकी स्क्रीन पे कंपैरेटिव एनालिसिस रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जो हेडलाइन नंबर्स हम आमतौर पर रिपोर्ट करते हैं वो NII, वो पैट के ग्रोथ के नंबर्स, दोनों के प्लीज Q4 के नंबर्स, और इनफैक्ट स्टैकअप कर दिया पिछले कुछ सालों का, पिछले कुछ क्वार्टर्स का बैक टू बैक प्रदर्शन। HDFC बैंक 23% NII ग्रोथ इस क्वार्टर में डिलीवर करता हुआ, उसके सामने ICICI बैंक के NII में 40% साल दर साल का जंप देखने को मिला है। पर इसको देख के पता है, हम लोग जब इन्फी वर्सेस TCS करते थे तब मैं हमेशा कहता था बेस जरूर देखिए। HDFC बैंक तगड़े बेस पे 23-24% का उछाल है, पर इसमें कोई शक नहीं कि NII हो, एसेट क्वालिटी हो, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स हो जो मैं आगे दिखाऊंगा, सब में ICICI बैंक ऑफ लेट आउट परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए पिछले कई क्वार्टर से किस तरह की ट्रेजेक्टरी, और ये Q4 का परफॉर्मेंस है साल दर साल। प्लेट को प्लीज फ्लिप करिए। दूसरा, मार्जिन, और बैंक के केस में उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कैसे NIMs रिपोर्ट हो रहे हैं। ICICI बैंक के केस में 4.67% से जंप करके 4.9% के मार्जिन, रिकॉर्ड हाईस पे ऑलमोस्ट 5% के एक बैंक मार्जिन क्लॉक करता हुआ नजर आएगा। HDFC बैंक के मार्जिन स्टेबल रहे, 4.1 थे, 4.1 इस क्वार्टर में देखने को मिले। तो पर ICICI बैंक के केस में समझने की कोशिश करिए, एग्रेशन है बख्शी साहब का, जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस, जो पर्सनल लोन, जो LAP पोर्टफोलियो है, उस पे खास तवज्जो दिया जा रहा है, और ये सब हाई यील्डिंग लोन्स हैं, और उसके चलते NIMs इस तरह से 4.9% पे उछल के आपको नजर आएंगे। प्लेट फ्लिप करिएगा और अब लेकर आइए एसेट क्वालिटी। दोनों के एसेट क्वालिटी में मार्क्ड इंप्रूवमेंट, खैर इसमें कोई डाउट नहीं, HDFC बैंक बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी अभी भी मेंटेन कर रहा है। नेट NPA के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, लाइकवाइज स्थिति ग्रॉस NPA की नजर आएगी। लेकिन ICICI बैंक, ये सब बख्शी साहब के टेन्योर का कमाल है, लगातार एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट यहां पे भी देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट ICICI बैंक का ये बैक टू बैक 7th स्ट्रेट क्वार्टर है जब इसने स्ट्रीट को पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। पर अब इसके इंटरनल समझने की जरूरत है, रुक जाइएगा आप जरा। ICICI बैंक हर फ्रंट पे स्कोर करता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन HDFC बैंक के साथ हो क्या रहा है यह समझने की जरूरत है। HDFC बैंक बहुत एग्रेसिवली अपना ब्रांच नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक साल में 1479 नई ब्रांचेस खोली, कुल ब्रांचेस पहुंचा दी 7800 के ऊपर। और इसके चलते हो क्या रहा है, इसके ओपेक्स जो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, वो बढ़ रहे हैं। क्यों कर रहा है HDFC बैंक ऐसा, वो भी समझने की जरूरत। एक बड़ा मर्जर सामने खड़ा है HDFC लिमिटेड के साथ। उससे पहले ये बैंक अपनी लायबिलिटी फ्रेंचाइज बढ़ाने की, मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए इस तरह से एग्रेशन के साथ ब्रांचेस खुल रही हैं। अब इसका इंपैक्ट देखिए, अगली प्लेट लेकर आइए, डिपॉजिट ग्रोथ। वो एग्रेसिव लायबिलिटी फ्रेंचाइज की मैंने बात करी, प्लीज डिपॉजिट ग्रोथ रखिएगा डायरेक्टर साहब, ये क्या रख रहे हैं आप। डिपॉजिट ग्रोथ में HDFC बैंक साल दर साल 21% का जंप, ICICI बैंक उसके सामने सब पार 11% से कम की डिपॉजिट ग्रोथ दिखा रहा है। ये है इंटरनल्स इनके। HDFC बैंक के तगड़े ओपेक्स स्पेंड, खर्चे बढ़ने की बात मैं कर रहा था, एक पैरामीटर रख देता हूं, कॉस्ट टू इनकम रेशियो बैंक पार्लेंस में कहा जाता है। जितना एफिशिएंट बैंक होगा, जितना एफिशिएंटली बैंक रन होगा, उतना कम ये रेशियो होगा। HDFC बैंक के केस में क्योंकि ब्रांच नेटवर्क एग्रेशन में है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंचअप कर रहा है, और इसीलिए मामला थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ आपको नजर आएगा। इसीलिए NIM स्टेबल है वीज़ावी ICICI बैंक, जिसके NIMs में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। फाइनली रिटर्न्स रख देता हूं, दोनों स्टॉक्स के ऑफ लेट स्क्रीन पर आ जाएंगे। ईयर टिल डेट पिछले एक साल के HDFC बैंक बेहतर स्कोर कर रहा होगा, लेकिन हम सब जानते हैं ICICI बैंक बख्शी साहब के आने के बाद से लगातार तगड़े मोमेंटम ऑलरेडी एंजॉय कर चुका है। HDFC बैंक उस इंपेंडिंग मर्जर की दिक्कतें और सरदर्द के चलते पिटा था, वो रिकवरी के मोड में, इसलिए स्टॉक थोड़ा बेहतर आउट परफॉर्म करता हुआ। दोनों अच्छे हैं, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ICICI बैंक ऑफ लेट नो डाउट हर पैरामीटर पे बेहतर करा है, लेकिन HDFC बैंक अपने आप को तैयार कर रहा है उस मर्जर के लिए, ये भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग, शुक्रिया आशीष ये पूरी की पूरी एनालिसिस सामने रखने के लिए। तो जैसे कहते हैं ना कई बार कि आप
क्या चूज़ करेंगे बिटवीन जलेबी एंड रसमलाई, कोई कहेगा कि वाई नॉट दोनों। तो ये दोनों स्टॉक्स इस एक साल में काफ़ी ज़बरदस्त दोनों ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। आशीष ने जो बात कही ना एंड में, लेकिन HDFC बैंक प्रिपेयर कर रहा था इस मर्जर के लिए, और अब मर्जर के बाद यहाँ से क्या व्यू होगा? अगर इनफैक्ट महेश्वरी जी हैं क्या हमारे साथ हर्षिता? ओके, अभी है नहीं, हाँ अभी जुड़े नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट सवाल यही होगा। HDFC बैंक भी रिजल्ट डे हाई क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, अगर वो हुआ तो मुझे लग रहा है कि वो भी तेज़ भागेगा। अगर दोनों भाग गए यहाँ से तो सोचिए बैंक निफ्टी क्या करेगा फिर। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ाव पर दोनों ही स्टॉक्स आ खड़े हैं। शिल्पा, चार्टिकली बताइए, अगर आपने कोई ट्रेड लेना हो किसके साथ जाएंगी? ICICI जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा चुका है, लेकिन HDFC जो शायद एक नई लीग में जाएगा उस बड़े मर्जर के बाद। जी हर्षिता जी, मैं ICICI बैंक ही प्रेफर करूंगी। ICICI बैंक भी बहुत टाइम से कंसोलिडेट किया था इस रेंज में आने के लिए अबव 900, तो अभी यहाँ पे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आया। सॉरी, कंटिन्यू। या ICICI बैंक क्योंकि अभी 900 के ऊपर ये रेंज में आने के लिए इसने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया है, तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट बना हुआ है जो आपको यहाँ पे पोजिशनली टारगेट्स टुवर्ड्स 980, 1020 तक भी लेके जाएगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये शायद आपको मई सीरीज या जून सीरीज में आपको एक दो सीरीज में देखने को भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर बाय है ICICI बैंक में। स्टॉप लॉस आपका 870 है एंड लुक फॉर टारगेट्स टिल 980 एंड 1000। अच्छा, कुछ स्टॉक्स आज सुबह चैनल पर जो रेकमेंड हुए थे उनमें शानदार मूव। कैंपेन होम्स सचिन ने रेकमेंड किया था, वो सारे टारगेट्स वहाँ पर मीट हुए हैं। बड़ा मूव यहाँ पर इस समय आया। टाटा कंज्यूमर सुबह हमने स्पॉट किया था, वहाँ पर शानदार मूव। परसिस्टेंट के बाद अब कोफोर्ज, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ये कुछ मिड कैप IT स्टॉक्स है जहाँ पर बाइंग। लेकिन इस समय जो सेक्टर फोकस में आ रहा है वो है सीमेंट। एक बार जरा 2-3 सीमेंट स्टॉक्स लेकर आइए। इंडिया सीमेंट इस समय डे हाई पर, और ग्रासिम में भी एक अच्छा मूव। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा मूव दिखा रहे हैं। गाबा सर, एक बार इंडिया सीमेंट्स का चार्ट देखिए, बहुत टाइम बाद एक अच्छा मूव यहाँ पर। कोई ट्रेड यहाँ पर? इनफैक्ट यस, लगता है कि ये बॉटम पिकिंग हो सकता है इंडिया सीमेंट में। लोअर लेवल पे सपोर्ट है करीब 180 के आसपास जहाँ ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल सपोर्ट है करीब 175 में। ये बॉटम पिकिंग है। मुझे लगता है 185, 190 तक जा सकता है, और एक बार 185, 90 चला जाएगा इंडिया सीमेंट तो यहाँ पर अच्छी तेजी आएगी। और लेने के लिए एग्रेसिव ट्रेड है, लेकिन लेना चाहिए। स्टॉप लगाइए बस, और क्या, 175। जी हाँ, और इस बीच देखिए सीमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग बनता हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा कर रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पे डेवलपमेंट है, तो डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी FMCG इंडेक्स लेके आइएगा। अभी मेरे सिस्टम में अलर्ट किया कि एट 46826 46,830 पर ये निफ्टी FMCG का अब तक का हाईएस्ट क्लस्टर है। ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी FMCG इंडेक्स। आज ITC नहीं चला, आज टाटा कंज्यूमर जिसका उल्लेख अभी अनुज ने किया भी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और आज एक मूव अच्छा दिया। ITC 407.70 में, बट समहाउ मोमेंटम पिकअप कर रहा है अब ITC का एक बार फिर से। टाइटन, इसको लेके आइए आप इसी ग्रुप में। टाइटन आपकी स्क्रीन पे सुबह ये ट्रेड मैंने मार्क किया था एट 2611 डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी, टाइटन, देन वी हैव ITC, और इनमें से कुछ पिक करने। इनफैक्ट एक बर्जर में भी पिछले 20 मिनटों में काफी अच्छा खासा OI एडिशन हुआ है। एक बार मैं भी मार्क कर देता हूँ, इट्स 592। यस, ये भी एक डे हाई के क्लस्टर के आसपास ट्रेड करता हुआ। इनमें से क्या पिक करेंगे आप इस वक्त? वीरेंद्र जी, देखिए ITC तो ऑलरेडी हमें पता है कि ITC में जिस तरह से मोमेंटम है, इट्स अ बेयर ट्रैप। 400 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग है। छोटा मोटा यहाँ पे डिप मिलेगा 2-3 रुपए का, वो उसमें बाइंग होती रहती है। लेकिन अगर आपको कुछ फ्रेश सोचना है तो डेफिनेटली ये जो पैक है एशियन पेंट, बर्जर पेंट एंड पिडिलाइट, यहाँ पे नजर है। अगर आप बर्जर इन पर्टिकुलरली देखें तो इट्स एक टेक्निकल फॉर्मेशन है जहाँ पे हम लोग इसको डायमेट्रिक फॉर्मेशन कहते हैं। तो इट्स अ ब्रेकआउट अकॉर्डिंग टू इलियट, और इसका जो टारगेट बनता है वो कम से कम बनेगा 640-650 का पोजिशनली। लेकिन आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो एट दिस लेवल ऑफ 590 एंड अबव फ्यूचर में बाय करना है 585 के स्टॉप लॉस के साथ। आज का इंट्राडे का जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो रहेगा इसका 200 डे में, करीबन 600-605 के ट्रेजेक्टरी में आता है। तो यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड बने बर्जर पेंट। ओके, बर्जर पेंट्स में। और एक और डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे अर्निंग से पहले, जरा प्लीज एक बार जुबिलेंट फूड्स लेके आइए। मतलब मेरे ख्याल से ये 4 महीने अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, और इसमें जो ब्रेकडाउन हुआ था -10 नवंबर को जुबिलेंट फूड्स में,
और वो काफ़ी क्रिटिकल ब्रेकडाउन था, सारे एवरेजेस के नीचे आ गया था। बट आज इसने 11 नवंबर के बाद पहली बार अटेम्प्ट लिया टू क्रॉस इट्स 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मानस, और एक लंबे अंतराल के बाद इसमें शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा 20 डेमा का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम मानस। क्या ये मोमेंटम चेज करना चाहिए? 449 आपका रिस्क बहुत लो होगा। क्या इस बेस को आप आई थिंक कैच कर पा रहे हैं? ये एक वेल डिफाइंड बेस है क्या मानस? बिल्कुल है। देखिए अब तो आपको चार्ट पे हाई टॉप साइड बॉटम जुबिलेंट फूड पे क्लियरली देखने को मिल जाएंगे 60 मिनट चार्ट पे। लेकिन पॉइंट ये है कि 9 नवंबर को 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला था। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद से फर्स्ट टाइम इसने 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। आज की क्लोजिंग पॉइंट है, लेकिन पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद आज क्लोजिंग 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होगी। ऑप्शन में ट्रेड करना बेहतर रहेगा। आई थिंक जो नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन 450 वाला है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 15 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 11 रुपए के स्टॉप लॉस से आप वहां पर खरीदारी करिए। और अगर जुबिलेंट फूड में आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला तो इस ऑप्शन के भाव आपको 30 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएंगे। जुबिलेंट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इस बीच वीरू के रेडार पर कोलगेट का भी शेयर आ गया है, जहां पर एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहा है, लगभग 1% का इजाफा, और इस स्टॉक में मोमेंटम फिर जोर पकड़ रहा है, डे हाई पर इस समय कोलगेट। अच्छा, इस बीच प्रशांत सावंत और आशीष महेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस घंटे का? जी हर्षा जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो डेफिनेटली एक स्टॉक मुझे जो काफी अच्छा लग रहा है वो एक्सिस बैंक है, और ये 880 के आसपास है। तो मैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस होगा 868 पे, 868, और जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 910 तक के दिख रहा हूँ, 910 तक। ओके, एक्सिस बैंक, आज बैंकों की भरमार है। आशीष महेश्वरी जी, गुड आफ्टरनून। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक, कैसे आईसीआईसीआई बैंक ने लीड ली है पिछले 2-3 साल में, लेकिन स्टॉक वाइज अब एचडीएफसी बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है सेम स्ट्रेंथ के साथ। आपका व्यू क्या होगा दोनों बैंकों पर, और दोनों में से अगर एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? देखिए, इनफैक्ट आप मुझे 3 चॉइसेस दीजिए, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और तीसरा एक्सेस। क्योंकि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में तो नतीजे आ चुके हैं। थर्सडे को एक्सेस के नतीजे भी काफी बेहतरीन नतीजे आने वाले हैं। तो मुझे लगता है जो नंबर 1 बेस्ट बेट रहेगा वो अब एक्सिस बैंक रहेगा, क्योंकि प्री रिजल्ट अब जो बाइंग देखने को मिल रही है तो एक्सिस को मुझे लगता है कि फेवरेट पिक तो मेरा रहने वाला है। जहां तक आईसीआईसीआई के नतीजे की बात है तो काफी बेहतरीन नतीजे रहे, और हमें ये समझना पड़ेगा कि जो रिटेल बैंक है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए आगे नजर आएंगे। जैसे आईसीआईसीआई हमने देखा 5% से ज्यादा का निम है, और ये मेंटेन रहने वाला है। क्योंकि क्या हुआ कि पिछले 2 साल में जो एफडी के रेट है, यदि आप 1 साल की एफडी देखें तो 6 से 6.5% के बीच की बैंक्स ने एफडी मोबिलाइज किया, और जो लैंडिंग रेट है वो बढ़ के अब 9% से 13-14% तक पहुंच गए। तो निम तो इनफैक्ट जो इस क्वार्टर में देखने को मिले, निम आगे भी मेंटेन रहेंगे। और प्राइवेट सेक्टर बैंक मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म करते रहेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन के टर्म्स में। तो एक्सिस बैंक नंबर 1, आईसीआईसीआई 2 और एचडीएफसी 3। ओके, तो एक्सिस बैंक का, चलिए ये क्लियरली इस समय नंबर 1 प्रेफर्ड पिक बन के उभर रहा है। इंडसइंड बैंक का नंबर्स के बाद थोड़ा फीका पड़ा है, और हल्का सा बैंक निफ्टी पर जो हायर लेवल से हल्का सा ड्रैग आया वो इंडसइंड बैंक के नंबर्स के बाद ही आया। देखिए, स्टॉक इस समय एक्चुअली कोलैप्स कर गया हायर लेवल से। शायद मार्केट को वो नेट इंटरेस्ट इनकम वाला आंकड़ा आज पसंद नहीं आया, स्पेशली इस एनवायरनमेंट में जहां इसके पीयर्स ने इतने स्ट्रॉन्ग एनआईआई और एनआईएम परफॉर्मेंस दिखाई। उस चक्कर में मेरे ख्याल से इवन तो नेट प्रॉफिट नंबर ठीक ठाक था, लेकिन एनआईआई नंबर शायद थोड़ा सा फीका पड़ गया, तो उस वजह से ये स्टॉक अब यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पर। लेकिन अभी हमने सीमेंट की बात की, और क्यों इन स्टॉक्स में आज रैली है और क्या चल रहा है यहाँ पर, ये बताने के लिए यतिन जुड़ गए हमारे साथ स्टूडियो में। यतिन, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सीमेंट स्टॉक्स की बात करें अनुज जी, तो फर्स्ट वीक अप्रैल में आपने देखा होगा कि यहाँ प्राइस हाइक्स कंपनी ने की थी। 20 से 50 रुपए प्रति बैग ऑल इंडिया बेसिस पे आपको प्राइस हाइक होता हुआ दिखाई पड़ा था। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये जो प्राइस हाइक है वो काफ़ी सारे एरियाज़ में सस्टेन हो गया, लेकिन मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया में आपको ये हाइक जो है रोल बैक होती हुई दिखाई पड़ी है। अगर हम सीमेंट प्राइस हाइक की बात करें तो अप्रैल का जो सीमेंट प्राइस हाइक है वो फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है मार्केट। और अगर हम मोस्ट रीजन्स देखें, खास करके वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया, यहाँ थोड़ा बहुत रोल बैक आपको आता हुआ दिखाई पड़ा है। इनफैक्ट सिलेक्ट पॉकेट्स जैसे कि मुंबई, दिल्ली,
यहाँ थोड़ा बहुत आपको प्राइस कुशन मिला है, प्राइस जो हाइक हुआ है वो एक्सेप्ट हुआ है मार्केट में, लेकिन बहुत सारे रीजन्स खास करके नागपुर यहाँ रोल बैक्स होते हुए नज़र पड़े हैं। तो इन्वेस्टेक की अगर आप रिसर्च माने तो नॉर्थ में लगभग एवरेज में 10 रुपये प्रति बैग रोल बैक हुआ है प्राइसेस का, अब्जॉर्ब नहीं कर पाया मार्केट। वहाँ जयपुर की मार्केट है ऐसी जहाँ थोड़ी बहुत वीकनेस आपको दिखी है, जैसे महाराष्ट्र में नागपुर एक मार्केट है जहाँ आपको प्राइस एक्सेप्टेंस नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन हाँ, मुंबई में जो 10 से 15 रुपये प्रति बैग की हाइक हुई थी सीमेंट की, वो ऑब्जॉर्ब हो चुकी है। अगर हम साउथ मार्केट्स की बात करें तो हाँ, यहाँ 15 से 40 रुपये की प्राइस हाइक की अनाउंसमेंट हुई थी और यहाँ पास थ्रू काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। तो सिलेक्ट पॉकेट्स में ये बड़ी स्टीप प्राइस हाइक जो है ऑब्जॉर्ब हुई है, लेकिन मेजर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया यहाँ थोड़ा बहुत प्राइस को लेके इशू है। ईस्ट की बात करें और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ कोई प्रकार का प्राइस हाइक आपने सीमेंट इंडस्ट्री की तरफ से होता हुआ नहीं दिखा। ऑब्वियसली अगर हम वेस्ट और नॉर्थ की बात करें तो अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी जैसी कंपनीज आपको वहाँ बेनिफिट करती हुई दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जो साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज हैं यहाँ शायद आपको रोल बैक्स के न्यूज़ बिट्स आ रहे हैं, जिसके कारण इन जनरल आपको थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस सीमेंट पैक में भी दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए आते हुए सीमेंट सेक्टर पे। आशीष महेश्वरी, ये एक सेक्टर रहा है जहां पर हमने कई दफा चर्चा की है टॉप ट्रेड्स में। ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक के तौर पर, इंडिया सीमेंट के तौर पर, रैम्को के बारे में कई दफा कमेंट्री आई है। अगर आप इस समय कुछ ट्रेड ले रहे हैं सीमेंट में तो बताइए क्या स्टॉक आइडेंटिफाई किया है? इनफैक्ट अभी जो हमारे तरफ से जो रिकमेंडेशन आ रहे हैं, सबसे पहले तो अल्ट्राटेक हम अभी भी रिकमेंड कर रहे हैं। किसी भी फॉल पर अल्ट्राटेक सीमेंट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और ऑलरेडी हमने देखा अपने पीक से 300 रुपए ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हुआ है, बट अभी काफी वैल्यू है और इस क्वार्टर के नतीजों के आने से पहले भी इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा क्वार्टर रहा था अल्ट्राटेक के लिए। ऑलमोस्ट उन्होंने 100 मिलियन टन के आसपास का जो अपने सेल्स के फिगर भी अचीव किए इस ईयर में। तो बिल्कुल एक अच्छा बेट अल्ट्राटेक रहेगा। और इसके साथ साथ हमें इंडिया सीमेंट में भी 180 रुपए के आसपास इस स्टॉक पे भी नजर रखना चाहिए। मुझे लगता है कि साउथ में जो रियल एस्टेट का भी बूम देखने को मिल रहा है, उसका एक अच्छा प्रॉफिट प्ले इंडिया सीमेंट। ओके, इंडिया सीमेंट्स आशीष महेश्वरी जी का एक प्रेफर्ड कॉल। और एक बार चार्ट लेके आएंगे इसका, इंडिया सीमेंट्स का। आपकी स्क्रीन पे ट्रेजेक्ट्री है 180.30 की। क्या कर रहा है ये? अच्छा, छोटा सा पुल बैक है इसमें यहाँ पर आज। हालांकि ये स्टॉक अभी भी अगर आप देखें अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 10 DMA 20 DMA के नीचे। इंडसइंड बैंक है डे लो। इंडसइंड बैंक ने पोस्ट नंबर जो रिएक्शन दिया है उसने बैंक निफ्टी के मोमेंटम को हल्का सा हर्ट किया है। ऑल दो याद रखिएगा, बैंक निफ्टी अभी भी 46,500 540 के अपने ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर है, बट इंडसइंड बैंक का पॉज, इंडसइंड बैंक अगर आप देखें हायर लेवल से 1140 से रिट्रेसमेंट जो हुआ वो इस वक्त एक छोटा सा अगर आप पॉज देता हुआ निफ्टी बैंक को। मीनवाइल जुबिलेंट फूड्स के ट्रेड की बात हुई थी, लोग जुबिलेंट नाउ क्या गजब का स्विंग दिया इसने। एसबीआई इस कार्यक्रम के खुलते ही साथ पहली कॉल में शुमार था। एसबीआई अब इस वक्त 554.20 पर है। टिक बाई टिक चार्ट लेके आइएगा। स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्ट्री पाके खड़ा हुआ है। कोलगेट पामोलिव पे हमारी बात छूट गई थी, यहाँ पे कोलगेट लेके आइएगा। मैं अभी अपने स्क्रीन पे जरा कुछ स्टॉक्स को जो देख रहा था उसमें जो ओआई एडिशंस पिछले 10 मिनट में सबसे स्ट्रांग हो रहा है, एक बार कोलगेट को देखिए। अभी हर्षदा ने जिक्र किया था लगभग आप समझ लीजिएगा 37 पे 237 पे 37 से लेकर 42 के बीच में स्टॉक 58 से लेकर 72 हो गया, 1572। राजेश सतपुते जी, एक बहुत क्लीन चार्ट आई थिंक, और एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट मेरे ख्याल से 1570 पे है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को इस वक्त? वीरेंद्र जी, देखिए अप्रोच बहुत क्लियर है यहाँ पे। मेरे हिसाब से कोलगेट इज ए क्लियर विनर। मुझे लगता है यहाँ पे इसका जो टारगेट होना चाहिए टिल एक्सपायरी प्रोबेबली इसका 1600 से लेके 1620, ये पहला पड़ाव रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से आउट परफॉर्म करते जाता है तो फिर मुझे लगता है कि 1660 भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है कि कोलगेट डेफिनेटली लीड करेगा। नॉट ओनली कोलगेट, ब्रिटानिया पे भी नजर है मेरी, लेकिन सुबह ब्रिटानिया दिया, कोलगेट नहीं दिया, तो कोलगेट अभी चल रहा है। तो इससे क्लियर कट बाय इन कोलगेट। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 1550 का। 1550 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 1580 के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करे 1600-1620 के टारगेट के लिए। ओके, तो 1600 1620 के टारगेट के लिए मौका कोलगेट में। देखिए, बात करते करते 2% ऊपर वो काउंटर आ चुका है। डे हाई पर यहाँ पर ये दिख रहा है। चलिए, अब बारी है चार का चौका की। एक एक करके हमारे सारे ट्रेड्स
अब आपकी स्क्रीन पर आना शुरू होंगे और देखते हैं हमारे जानकारों ने आपके लिए क्या पिक किया है। शिल्पा, पहला ट्रेड आपका सस्ता ऑप्शन। जी हर्षिता जी, मैं सस्ता ऑप्शन अभी मई सीरीज में बजाज फिनसर्व को मैं लेना चाहूँगी, जहाँ पे 1340 कॉल ऑप्शन में आपको पार्टिसिपेट करना है, जो रफली अभी 38-39 चल रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 30 का लगाना है। टारगेट्स जो है वो 48 एंड 61 के हैं। ओके, बजाज फिनसर्व मे का ऑप्शन लेना आपको ध्यान रखिएगा अब इस समय। तो सस्ता ऑप्शन में बजाज फिनसर्व की मे की 1340 की कॉल आपको लेनी है। चलिए एफएनओ सुपरस्टार के लिए अब मानस के पास चलते हैं। मानस, बताइए आपकी ट्रेड। देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए अनुज जी, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से 10 सेशन से 20 डे मूविंग एवरेज पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं और काफी समय के बाद हमें कुछ पॉजिटिव पैटर्न दिखने लगे हैं चार्ट पे। तो बिल्कुल एलआईसी हाउसिंग में खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं और फ्यूचर में कर रहे हैं, तो 337 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए। 347 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। जो 340 वाला मे वाला कॉल ऑप्शन है, वहां पर आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। 10 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। 8 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है 17 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे आपके पास एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों के विकल्प हैं। राजेश सतपुते जी चार्ट का चमत्कार पिक करेंगे। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? हाँ वीरेंद्र जी, कोइंसिडेंटली मानस जी ने जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस दिया था वही मैंने पिक किया था। तो एलआईसी पे मेरी भी नजर है, तो डेफिनेटली एक अच्छा कॉल दिया है। वीरेंद्र जी देखिए, हम लोग सीमेंट सेक्टर की बात करें तो अल्ट्राटेक के बाद मुझे लगता है कोई काउंटर अच्छा लग रहा है, दैट इज ग्रासिम। मेरे हिसाब से एट अ लेवल ऑफ 1670 1680 जिस तरह से ये रिकवरी दे रहा है, यानी जो रनिंग करेक्शन के बाद फिर से रिएक्शन आएगा, तो इसका टारगेट आएगा करीबन 1720 का। 1680 के ऊपर बाय करे और स्टॉप लॉस रखे करीबन 1665। सो इट्स अ क्लियर कट बाय इन ग्रासिम आउट ऑफ सीमेंट स्टॉक्स। ओके, ग्रासिम तो सीमेंट पे आज क्लियरली तेजी। आशीष जी, आपका मिड कैप फंड स्टॉक? मेरा मिड कैप स्टॉक रहेगा टैक्स मैको रेल। ये 50 रुपए के आसपास बाय करने की सलाह है और रीजन ये है कि जो रेलवे स्टॉक में हमने मोमेंटम देखा है, मुझे लगता है अभी टैक्स रेल का चलना अभी बाकी है, क्योंकि 65 रुपए इसका 50 वीक हाई था और अभी भी 50 रुपए पर ये स्टॉक मिल रहा है, जबकि फंडामेंटल में काफी चेंजेस हो गए। यदि आप देखें तो लास्ट क्वार्टर में जो मुनाफा कंपनी का 17 लाख का था पिछले साल में, वो बढ़ के 9 करोड़ रुपए का है और ये क्वार्टर में भी मेरा मानना है काफी बेहतरीन मुनाफा टैक्स रेल करने वाली है। अपनी कैपेसिटी उन्होंने इतना इंक्रीज किया, तो जिसके कारण से जो डेप्रिसिएशन है इस कंपनी में काफी हैवी है। करीब 35 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन वो क्लेम करते हैं हर साल। तो कैश प्रॉफिट पे काफी है कंपनी। और जो रिसेंटली अभी उनका जेवी नया उन्होंने चेकोस्लोवाकिया की कंपनी के साथ में किया है, जिसमें 350 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे 50-50 बेसिस पे, ये भी एक गेम चेंजर रहेगा टैक्स रेल के लिए। और रेलवे स्टॉक पे ओवरऑल मेरा काफी बुलिश व्यू है, तो इस स्टॉक को 1600 करोड़ रुपए मार्केट कैप पे बिल्कुल वर्थ मुझे नजर आता है। तो टैक्स रेल आपके लिए एक प्रेफर्ड ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 3% ऊपर है, ये है फिलहाल मिड कैप फंडा। चलिए आपके लिए सारे वो ट्रेड्स रिकैप करेंगे जो हमारे जानकारों ने दिए हैं और इंटरेस्टिंग ट्रेड सामने निकल कर आए हैं। शिल्पा ने दिया था सस्ता ऑप्शन पहला ट्रेड। एफएन यहाँ पर बजाज फिनसर्व में 1340 का कॉल लेने की सलाह इनकी थी और करीब 37 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो कॉल जब इन्होंने सजेस्ट किया। इनका अनुमान है कि यहाँ से 40-45 तक के टारगेट्स, 40 तो हो ही गया, 45 प्लस तक के टारगेट्स बनते हुए दिखाई देंगे। फिर आया आपका एफएनओ का सुपरस्टार एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, 347 का टारगेट, स्टॉप लॉस 327 लेकर चलेंगे। और राजेश सातपुते ने दिया है ग्रासिम, 1700 के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है, यहाँ पर भी एक बाय कॉल है। आशीष महेश्वरी को पसंद है टैक्स मैको रेल, जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट रेलवे कंपनियों पर एक बार नज़र डाल लीजिए, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हम इनकी बात कर रहे थे और आज भी अगर आप ध्यान दें तो इरकॉन जैसा स्टॉक आसमान छू रहा है, 7% तक के गेंस। RVNL आप देखेंगे तो यहाँ पर 12% की तेज़ी है। रेल टेल जैसे ट्रेड्स में भी सुबह में इनफैक्ट रेल टेल जिक्र किया गया था खिलाड़ी नंबर 1 में, और तब थोड़ा सा एक्शन बन रहा था। इस समय देखिएगा स्क्रीन पर रेल टेल करीब 5-5.5% के गेंस पर कारोबार कर रहा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग
मूव्स देखने को मिल रहे हैं। आशीष महेश्वरी, नया क्या पक रहा है इन स्टॉक्स में? सबसे पहली बात तो ये जो रेलवे बजट में इस बार एनाउंसमेंट हुआ था तो करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का जो उनका बजट का आउटले था वो एक गेम चेंजर हो गया इन सारी कंपनीज के लिए। तो अभी तो इनफैक्ट जैसा हम कंपनियों से बात करते हैं तो जो रेलवे के जैसे इरकॉन या आरबीएनएल के भी जो वेंडर्स हैं तो किसी के पास में भी जो ऑर्डर बुक है, इनफैक्ट एक साल की ऑर्डर बुक तो इन कंपनियों की फुल हो रखी है और वो अब सिलेक्ट होकर और अपने मार्जिन जो उन्हें मिल रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं। तो आपको जो इजाफा देखने को मिल रहा है आरबीएनएल में, एयरकॉन में, ये बिना किसी रीजन के नहीं है। आप देखेंगे इस बार के परफॉर्मेंस में मार्जिन इंप्रूवमेंट से लेकर जो ऑर्डर बुक, नए ऑर्डर्स जो आने वाले हैं वो इस कंपनियों को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। एयरकॉन, आरबीएनएल, टेक्समेको रेल, सीतागढ़ वैगन, सारे स्टॉक्स में मैं बुलिश हूं। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार जरा इंडसइंड बैंक वापस देख लेते हैं क्योंकि वो एक स्टॉक जिसने अब क्लियरली बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ड्रैग बनाया। हालांकि इंडसइंड बैंक का वेट अब उतना नहीं है जितना एक टाइम पे हुआ करता था, लेकिन फिर भी अब करीब करीब 1.7% नीचे और डेज के हाई से करीब करीब 4% अभी स्टॉक फिसल चुका है। 1141 डे हाई था और थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट इनकम में प्रॉब्लम, थोड़ा सा एनपीएस को लेकर शायद इशू है, इसकी वजह से ये स्टॉक इस समय डे लो पर। यहाँ पर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ने इम्प्रूव किए थे, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, एकदम फ्लैट मार्जिन। बिल्कुल, वो कंपैरेटिव हो जाता है इसके लिए, वरना स्टैंडअलोन ये मार्जिन खराब नहीं है। इंडसइंड बैंक के लेवल 4% के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, स्टेडी है। 4% के ऊपर आप देखिए 4.9% तो एवरेशन है। खुद बख्शी सर ने बोल दिया था कि 4.9% एक पीक होगा, उसके बाद शायद यहाँ से थोड़े से नॉर्मलाइज ही होंगे, लेकिन आप फिर भी क्योंकि कंपैरिजन आज सबको आईसीआईसीआई बैंक के साथ है तो ऑब्वियसली उससे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन अब एक काम करते हैं, अब यतिन के पास वापस चलते हैं और कुछ नंबर्स के प्रीव्यूज करते हैं। 2 इंडेक्स कंपनियों के नंबर आने हैं, टाटा कंज्यूमर और बजाज ऑटो। तो दोनों इंडेक्स कंपनियां, यतिन किससे शुरुआत करेंगे? तो दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है अनुज। बजाज ऑटो 52 वीक हाई पे है और टाटा कंज्यूमर की बात करें तो आज लगभग 4% की तेज़ी रिजल्ट्स के एक दिन पहले स्टॉक दिखा रहा है। शुरू करते हैं इसी एफएमसीजी कंपनी के साथ और अगर हम बात करें टाटा कंज्यूमर की तो 11% की रेवेन्यू ग्रोथ ये टाइम एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं टाटा कंज्यूमर की तरफ से और लगभग टॉप लाइन की बात करें तो 3500 करोड़ से थोड़ा ऊपर आपको आंकड़ा यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एबिटा में केवल 6% की आपको हाइक दिखेगी, लगभग 472 करोड़ के आसपास एबिटा एक्सपेक्टेड है सीएनबीसी के पोल के हिसाब से। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो मोर और लेस स्टेबल आपको सिक्वेंशियल बेसिस पे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऑब्वियसली जो साल दर साल हम लोग ये एबिटा पे प्रेशर देख रहे हैं बिकॉज इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो मार्जिन का परफॉर्मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा टाटा कंज्यूमर के लिए इस क्वार्टर में। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो लगभग 265 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में टाटा कंज्यूमर के लिए आना चाहिए। टाटा कंज्यूमर की आंकड़ों की बात करें तो इनका जो फूड बिजनेस है, ओवरऑल इंडिया बिजनेस है, यहाँ 10 से 12% की ग्रोथ और फूड बिजनेस की लगभग 26% की ग्रोथ आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये सेगमेंटल वॉल्यूम ग्रोथ और जो रेवेन्यू ग्रोथ है इन दोनों सेगमेंट्स का, इंडिया स्पेसिफिक और फूड बिजनेस स्पेसिफिक, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा बजाज ऑटो भी कल जो है रिजल्ट्स रिपोर्ट करेगा और फोर्थ क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ ज़बरदस्त आपको परफॉर्मेंस दिखाई पड़ सकता है ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रंट पे, क्योंकि इस टाइम लगभग 19% का आप मार्जिन एक्सपेक्ट कीजिएगा जो पिछले साल लगभग 17.1 के आसपास था। तो लगभग 2% से आपको मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। एबिटा में लगभग 15% की ग्रोथ, जबकि रेवेन्यू में केवल 5% की ग्रोथ आपको दिखेगी। तो ये टाइम बजाज ऑटो का मार्जिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी तरीके से सुधरना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जो ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स हैं, केटीएम मोटरसाइकिल्स हैं, या नए नए लॉन्चेस कंपनी ने लाइनअप किए हैं, तो यहाँ क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी है और जो एक्सपोर्ट मार्केट्स है खास करके नाइजीरिया, इजिप्ट, श्रीलंका, यहाँ सिचुएशन कैसी है, रिजल्ट्स के अलावा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मैनेजमेंट से जानना। बिल्कुल, बजाज ऑटो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। इतनी शुक्रिया, ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक, और इस महीने खास तौर से बजाज ऑटो करीब 15% के मूव्स आपको दिखा चुका है, तो बता रहा है किस तरीके की स्ट्रेंथ बजाज ऑटो में इस समय है। निफ्टी एट डेज हाई बाय द वे, और निफ्टी देखिए एट डेज हाई डिस्पाइट बैंक निफ्टी नॉट बीइंग एट डेज हाई, और उसका कारण है 2-3 स्टॉक्स, टीसीएस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये दोनों स्टॉक्स इस समय डे हाई पर, और दोनों ने एक जंप लगाया है स्पेशली पिछले कुछ मिनटों में। इसकी वजह से अब निफ्टी आ गया है डे हाई पर। बैंक निफ्टी डे हाई से थोड़ा नीचे है बिकॉज वो इंडसइंड बैंक का ड्रैग आया है, और सेंसेक्स 60,000 के पार,
6 पर इस समय सेंसेक्स। तो थोड़ा मनी जो हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट होने में थोड़ा काफी डिले थोड़ा आज तो डिले कर रहा है हमारा, तो थोड़ा सा वो रेट डिले हो रहा है। मैं स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा था मेरी स्क्रीन पर, लेकिन 60,000 हिट हुआ यहाँ पर सेंसेक्स पर। चलिए बात हुई है ये 2 स्टॉक्स की, तो इस पर एक चेक ले लेते हैं, उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ेंगे। आशीष जी, बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं क्योंकि इसने लगातार आउट परफॉर्म किया है। क्या मार्केट प्राइसिंग कर रहा है यहाँ पर? क्लियरली एक एक्सपोर्ट का एंगल है यहाँ पर, और नाइजीरिया में सिचुएशन बेटर हुई है, लेकिन एक महीने में करीब 13 से 15% के रिटर्न्स। बिल्कुल, एक तो जो सेल्स के नंबर्स एक्सपेक्टेड है वो थोड़े इम्प्रूव होने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर टू दिस ईयर करीब जो एस्टिमेट है करीब 8 से 9% का सेल का जो सेल में इजाफा होगा वो उम्मीद की जा रही है। और इसके अलावा क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी 3-3.5% का जो इंक्रीज है। तो ये लगता है कि अभी जो कंपनीज ने 2-3 साल से बिल्कुल एक हाइबरनेशन में थी, आप दोबारा से ट्रैक्शन पकड़ रहे हैं। दूसरी बात, ये डोमेस्टिक मार्केट में भी जो उनके नए जो लॉन्चेस हुए थे उनको भी काफी अच्छा जो रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ है, और जो 2 व्हीलर के सेल्स के नंबर्स हैं वो भी काफी इंप्रूव हुए। तो मैं ये नहीं कहता सिर्फ एक्सपोर्ट के फ्रंट पे ही बजाज ऑटो को देखना चाहिए, डोमेस्टिक मार्केट भी उनका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बिल्कुल स्टॉक ने आज अपना 52 वीक हाई को टच किया है, बट मुझे लगता है कि आप इंस्टीट्यूशनल बाइंग इन बजाज ऑटो और थोड़ा सा हीरो मोटर कॉर्प दोनों स्टॉक में अब हो रही है। बजाज ऑटो तो ऑफ कोर्स रेडार पर रहेगा ही, और हीरो मोटोकॉर्प पर भी नजरें। गावा साहब, टाटा कंज्यूमर पर एक व्यू देंगे, क्योंकि टाटा कंज्यूमर नतीजे कल आने वाले, उससे पहले बहुत ही जोरदार तेजी दिखा रहा था आज सुबह में। अभी देखिए 30 रुपए की बढ़त, 4-4.25% ऊपर। बहुत अच्छा मोमेंटम था सुबह, क्वाइट गुड। अभी कायम है टाटा कंज्यूमर पर, मुझे लगता है 750 तक जाना चाहिए। तो अपमूव तो ऑन है, और 700 बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बाई मोड पर एक स्टॉप प्रॉब्लम है, कहाँ स्टॉप लगाए? 720 बस ठीक है। चलिए फिर ये हो गई टाटा कंज्यूमर और बजाज ऑटो की बात। लेकिन अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पंकज मुरारका जुड़ गए हैं। पंकज, गुड आफ्टरनून। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस बैंक्स का, और एक के बाद एक बैंकों के शानदार रिजल्ट्स, लेकिन एक वरी आ रही है कि क्या ये पीक अर्निंग्स थी, और क्या यहाँ से स्टॉक्स उस लेवल का आउट परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे जो पिछले 3 महीने में इन स्टॉक्स ने दिखाया है? आपका क्या व्यू होगा, खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को लेकर? अनुज, जैसा हम सब लोगों ने देखा, रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव आए हैं। इनफैक्ट उन्होंने काफी सरप्राइज किया है जो बेस्ट ऑफ द एनालिस्ट एस्टिमेट से। एंड बैंक्स की जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुए उनकी जो अर्निंग्स कमेंट्री उसमें भी उन्होंने ये जताया है कि अंडरलाइंग इकोनॉमी में ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड विच इज अगर आप देखें तो एक मार्जिन एक्सपेंशन की आप लोग बात कर रहे थे, तो मार्जिन एक्सपेंशन तो हुआ ही है बैंकों में, पर मोर इम्पोर्टेंटली अंडरलाइंग ग्रोथ जो है, लोन ग्रोथ जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली लोन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होते हुए एसेट क्वालिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। डेलिवेंसीज ऑल टाइम लो पे हैं बैंक्स के लिए। तो गिवन द अंडरलाइंग इकोनॉमी का जो ट्रेंड लग रहा है आने वाले 1 या 2 साल के लिए, मुझे लगता है बैंक्स के अच्छे नतीजे जारी रहेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पीक लेवल से यहाँ से ग्रोथ स्लो डाउन होगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग जो अर्निंग मोमेंटम है कंटिन्यू रहेगा बैंक्स में आने वाले 1 से 2 साल के लिए। और इन दैट कॉन्टेक्स्ट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जहाँ पे 1 साल से प्लस का व्यू, इन बैंकों में अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके, तो आपका पैकिंग ऑर्डर क्या होगा अगर फाइनेंशियल्स में आप यहाँ से भी तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो किन बैंकों पर आप सबसे ज्यादा बुलिश होंगे? तो मैं डिस्क्लोजर करना चाहता हूँ कि जो भी मैं नाम ले रहा हूँ ये सब में हमारी होल्डिंग्स हैं। तो क्लियरली आईसीआईसीआई बैंक लास्ट अगर आप देखें 3 साल में इमर्ज्ड एज अ लीडर इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक, बिकॉज इट हैज बीन द आईसीआईसीआई बैंक जो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में इमर्ज हुई है। तो उनकी ग्रोथ जो है पूरे सेक्टर की लीडिंग ग्रोथ है। तो वो क्लियरली हमारा प्रिफर्ड या फेवरेट बाय आप बोल सकते हैं। पर उसके अलावा हमें एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक पे भी हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है, और इनमें भी हमारी ओनरशिप है। तो जो बड़े बैंक हैं इनमें अंडरलाइन ग्रोथ ट्रेंड्स काफी स्ट्रॉन्ग है। हमें लगता है कि ये चलेंगे आने वाले कुछ समय के लिए। वाकई में मतलब आपसे जब हमारा पहला भी इंटरेक्शन हुआ था पंकज जी, लास्ट इंस्ट्रक्शन में भी एसबीआई पे आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, मुझे याद अच्छी तरीके से बातचीत। और एसबीआई एक बार फिर से मतलब आप समझ लीजिएगा कि बजट डे लो को रिविजिट करके 501 अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ।
अब आज आप जब इस बातचीत में इस वक्त हमारा हिस्सा हैं सर, अभी स्क्रीन पे एक चीज़ और हो रही है कि जो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आईटीसी ने ऑल टाइम हाई लगाया। एचयूएल, डाबर, मेरिको की जो कंसोलिडेशन की कहानी है विद नेगेटिव बायस वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। टाटा कंज्यूमर अच्छा करता हुआ, गोदरेज सीपी अच्छा करता हुआ, और एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स को लेकर थोड़ी दुविधाएं हैं बाजार में। आप इस ऑल टाइम हाई निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को कैसे रीड कर रहे हैं? इसमें से भी अगर पिक करना हो स्ट्रेंथ अभी कहाँ कायम रहेगी, पंकज जी, वो क्या होंगे और किसको अवॉइड करेंगे आप? तो कंज्यूमर इंडिया में एक्चुअल में देखा जाए ब्रॉडली तो एक सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है जो कि हमारे डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए, पर इकोनॉमी एक दौर से गुजरी है या गुजर रही है जहाँ पे पिछले साल इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी जोर से बढ़े थे और सारी कंज्यूमर कंपनी पूरी कॉस्ट जो है कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर पाई थी, तो एक मार्जिन स्क्वीज हुआ था सारी कंज्यूमर कंपनियों में। वो इस साल हमें लगता है कि धीरे धीरे मार्जिन वापस आएंगे बिकॉज थोड़ा सा कमोडिटी प्राइस में भी मॉडरेशन हुआ और कंपनीज ने थोड़ी ग्रेजुअल प्राइस हाइक दी। इन सब के मद्देनजर रखते हुए एक हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में आईटीसी हमेशा काफी अच्छा करता है एज अ स्टॉक, बिकॉज उनके लिए काफी इजी होता है प्राइस इंक्रीज पास ऑन करना कंज्यूमर्स को। सो आईटीसी एक हमारा प्रिफर्ड बेट है विद इन द होल कंज्यूमर बास्केट। और इसके अलावा हम लोग ब्रिटानिया पे काफी पॉजिटिव है बिकॉज उधर भी अंडरलाइन ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है एंड ब्रिटानिया ने काफी स्ट्रॉन्ग या काफी प्राइस भी लिए हैं अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके बावजूद कि उनके प्रोडक्ट्स बिस्किट्स के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, अंडरलाइन डिमांड या वॉल्यूम ग्रोथ जो हम कहते हैं वो फिर भी काफी रेजिलिएंट रही है ब्रिटानिया के केस में। तो ब्रिटानिया एक दूसरा स्टॉक है जो हमें काफी अच्छा लगता है। कुछ कंज्यूमर कंपनी में यहाँ पे नतीजे अच्छे आएंगे, पर हमें अभी भी लगता है कि वैल्यूएशन काफी रिच हैं और आगे जाके उनकी ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट होगी। इसलिए पेंट सेक्टर से हम थोड़े से दूर हैं बिकॉज हमें लगता है कि आगे जाके सेक्टर की ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट होगी और उसमें थोड़ा सा कंपटीशन का भी फियर है बिकॉज नए एंट्रेंट्स जैसे कि ग्रासिम वगैरह अनाउंस किया वो पेंट्स में आने वाले हैं, तो जैसे और जेएसडब्ल्यू पेंट्स भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है सेक्टर में। तो हमें लगता है कि आगे जाके थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी और उसके चलते ग्रोथ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की थोड़ी सी मॉडरेट होगी, इसलिए और वहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी फिलहाल काफी रिच है। पंकज, गुड आफ्टरनून। हम कुछ देर पहले बजाज ऑटो की कल जो नतीजे आने वाले हैं उसकी बात कर रहे थे और जहां पर हमने देखा है कि इस क्वार्टर से उम्मीद है कि रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू के फ्रंट पर स्पेशली बेहतरी देखने को मिलेगी, भले ही प्रॉफिट में तक कुछ खास इजाफा ना आए, लेकिन बाजार ने कुछ और फैक्टर इन कर लिया है। क्या आप कहेंगे द वर्स्ट इज ओवर? जहां पर पिछले साल टीवीएस मोटर के नाम पर पूरा साल था और इस साल की शुरुआत से ईयर टू डेट पिछले 4 महीनों में हमने देखा है बजाज ऑटो नियरली 20% तक के रिटर्न्स दिखा चुका है, 52 हफ्तों के हाईज पर है। क्या जम रहा है इस कंपनी के फेवर में इस समय, कोई अंदाजा? तो हर्षदा, बजाज एक थोड़ी सी बाकी टू व्हीलर्स कंपनियों के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है बिकॉज एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू काफी हाई है, ऑलमोस्ट 30% है। और एक्सपोर्ट्स पिछले साल भर उनके थोड़े से डाउन थे या मॉडरेट थे बिकॉज थोड़ा सा डिसलोकेशन चल रहा था उनके एक्सपोर्ट्स मार्केट्स में, स्पेशली द अफ्रीकन मार्केट्स। पर अब इस क्वार्टर से या इस साल के शुरू से एक्सपोर्ट्स में एक अच्छा रिबाउंड आने की उम्मीद है और एक्सपोर्ट में काफी इंप्रूवमेंट भी देखा है। उसके अलावा जो थोड़ा सा एक मार्जिन इम्पैक्ट आया था वो भी इम्प्रूव होना चाहिए और हमें ऐसा भी लगता है कि आप देखें तो पिछले एक साल में टू व्हीलर्स की ग्रोथ थोड़ी सी लो रही है बिकॉज रूरल इकोनॉमी में थोड़ा सा स्ट्रेस देखा गया है या स्लोडाउन देखा गया है। पर आने वाले साल में एक बार मानसून ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि टू व्हीलर्स में एक अच्छा रिवाइवल आना चाहिए, तो उसका भी बजाज ऑटो को एक बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट मुझे लगता है बजाज ऑटो एक मतलब जहाँ पे वो लो पॉइंट पे था एक अट्रैक्टिव बेट बन गया था वैल्यूएशन पे इटसेल्फ, एंड विद इन द सेक्टर आई थिंक प्रोबब्ली बजाज ऑटो विल हैव द हाईएस्ट अर्निंग्स ग्रोथ ये साल। तो मुझे लगता है ये सबका मिला जुला नतीजा है कि हम देख रहे हैं स्टॉक में थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन या मोमेंट दिख रहा है। इनफैक्ट नतीजों से आगे काफी तेजी अच्छी बनती हुई दिखाई दी है स्टॉक में। अच्छा, इस बीच निफ्टी डे हाई पर कारोबार करता हुआ 17,740 तक की ऊंचाई हमने छुई है, पूरे 111 अंकों की बढ़त पर इस समय ट्रेड और मिड कैप इंडेक्स भी 100.2 पर। निफ्टी बैंक में तो जोश कायम है। आईटी ने लगभग तस्वीर साफ कर दी है कि बाकी साल कैसा रहेगा। इन्फोसिस की कमेंट्री खराब, टीसीएस ने थोड़ा सा कॉशन दिखाया, हालांकि एचसीएल टेक की तरफ से एक थोड़ी सी राहत आई कि उन्होंने ज्यादा
मूड को खराब नहीं किया और कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया। अब विप्रो तो आज ऑफ कोर्स उस बायबैक की खबर पर थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पंकज जिस समय आपका कितना पैसा लगा हुआ है टेक्नोलॉजी काउंटर्स में, कितने कमिटेड रहेंगे इस सेक्टर को लेकर या फिर इससे दूर ही रहेंगे? मेरे एडवाइस है कि इन्वेस्टर्स को कि सेक्टर्स को फिलहाल के लिए अवॉइड करें और एक बार इसको रिविजिट करेंगे हम सितंबर के बाद में, जब एक जो फियर है बड़ा सेक्टर में वो ये है कि सेकंड हाफ ऑफ द ये कैलेंडर ईयर के सेकंड हाफ में यूएस में रिसेशन आएगा। अब सवाल ये उठता है या जो फियर है कि वो रिसेशन शैलो होगा या डीप होगा और उसका आईटी कंपनीज पे कितना इम्पैक्ट होगा। उसके बावजूद भी एक ये फर्स्ट क्वार्टर में बिकॉज यूएस में कुछ रीजनल बैंक्स में क्राइसिस हुई और ये सीएसएबी फियास्को हुआ, उसकी वजह से इन्फोसिस, टीसीएस और एक्सेंचर के नंबर से ये साफ नजर आया कि ग्लोबल क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने थोड़ी सी अपनी स्पेंडिंग पे कॉशियस हो गए और थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग स्लो कर दिए और उसी का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हमें दिखा था टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स में। तो ये आने वाले एक दो क्वार्टर शायद मेरे ख्याल में सेक्टर के लिए थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे या एक थोड़ा सा और नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, हम लोग फिलहाल सेक्टर पे काफी अंडरवेट हैं और मेरा एडवाइस ये रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए कि इस सेक्टर को फिलहाल के लिए एक बार सितंबर तक छोड़ दें और एक बार सितंबर में जब क्लैरिटी आएगी यूएस रिसेशन पे उसके बाद ही रिविजिट करना चाहिए। ओके, बाद में रिविजिट करेंगे। खैर इस समय एफएमसीजी इंडेक्स डे हाई पर और नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, इवन टाइटन डे हाई पर, क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर जिसने निफ्टी को अब कैरी किया है 17,738 के करीब इस समय निफ्टी एट डेज हाई और आज का क्लोज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अप्रैल स्विंग का जो हाई था वो था 17,863 जो पिछले मंडे का हाई था, जो काफ़ी एक मार्केट ने हैवी टॉप बनाया था और लेकिन उस दिन का लो भी मार्केट ने प्रोटेक्ट किया है। तो अब देखते हैं उस हाई को निकालने की तैयारी हो रही है नहीं हो रही, इसलिए 7 डे मूव आपको दिखाएगा 0.49% क्योंकि मोर और लेस मार्केट उसी रेंज में रहा है। लेकिन पंकज, एक मार्केट को लेकर यहाँ से इस समय आपको क्या ट्रिगर्स लग रहे हैं? क्या लग रहा है कि यहाँ से जो निफ्टी ने टेक्निकली पिछले 1.5 साल में कुछ भी नहीं किया है, एक टाइम वाइज करेक्शन दिखाया है, प्राइस वाइज भले ही ज़्यादा ना गिरा हो लेकिन ज़्यादा चला भी नहीं है, क्या ट्रिगर्स हैं यहाँ पर एक ब्रेकआउट के लिए, मार्केट को फ्रेश हाई या निफ्टी को 19,000 तक लेके जाने के लिए? हाँ अनुज, हमारा जो काफी पॉजिटिव है मार्केट पे। मुझे ऐसा हम जो देख रहे हैं ये मतलब जो ये रैली पिछले 4 हफ्तों से या 5 हफ्तों से मार्केट में चल रही है, दिस इज बिकम वन ऑफ द मोस्ट हेटेड रैलीज बिकॉज लोग रैली से रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं और इन्वेस्टर्स को एक फियर है कि ये मार्केट्स वापस करेक्ट हो जाएंगे या वापस गिर जाएंगे। पर मुझे लगता है कि एक ग्लोबली नेक्स्ट वीक में यूएस फेड का मीटिंग है जहाँ पे वो एक शायद लास्ट रेट हाइक करेंगे और उसके बाद पॉज पे चले जाएंगे और हमें ऐसा समझ में आता है कि हम एक्सपेक्ट करें कि काफी सारे ग्लोबल फ्लोज जो है इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ फिर से आना शुरू हो जाएंगे, जो पिछले 1.5 साल से नहीं आ रहे हैं जब यूएस फेड ने रेट हाइक्स शुरू किए हैं तब से। एक बार जैसे फेड पॉज पे जाएगा तो इमर्जिंग मार्केट्स में वापस ग्लोबल फंड इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और इंडिया उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। तो हमारा मानना ये है कि अगर मानसून ठीक रहा तो यहाँ से मार्केट्स जो है एक रैली के लिए काफी अच्छे पॉइज्ड हैं एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर हम अगस्त सितंबर में आने वाले 4-5 महीनों में मार्केट में एक ऑल टाइम नया हाई बना दें। ओके, तो ये अगर आप देखें लेवल्स की बात कर रहे थे आप, ऑल टाइम हाई कब तक। मीन वाले आप एक बार फॉरेक्स मार्केट को भी देखिए, रूपी राइट नाउ एट डे हाई 81-89 की डिरेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ रूपी एट डे हाई फॉरेक्स मार्केट में। इस वक्त रूपी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। अच्छा पंकज जी, एक और चीज़ है, इस बीते मतलब अप्रैल की एक बड़ी कहानी डेवलपमेंट ये भी रही कि वर्ल्ड वाइड सबसे पहले जो रेट में पॉज का कदम उठाया, ऑल दो जैसे कि आरबीआई ने कहा इट्स पॉज नॉट अ पिवट, बट पहला पॉज हमारे यहाँ आया और उसके बाद हमने HFCs में और रियल स्टेट में और रियल स्टेट एंसिलरी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है। आपकी इस स्पेस में, क्योंकि प्राइसिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो मुंबई का मार्केट हो या दिल्ली NCR का मार्केट हो, इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट शायद मेरे ख्याल से, मैं बताऊं खुद पंकज जी, मैंने एक दशक में नहीं देखा था। इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट में अब आप इन 3 स्पेसेस को, रियल स्टेट एंसिलरी, रियल स्टेट और HFCs, इस पे क्या ठीक रखते हैं? मैं आपसे एकदम सहमत हूँ वीरेंद्र। एक्चुअली आप देखें तो अंडरलाइंग इकोनॉमी में हम तब जो डिमांड ट्रेंड देखते हैं काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आपने सही बताया। इनफैक्ट रियल स्टेट सेक्टर परसे में ये लास्ट 10-12 साल का बेस्ट पीरियड चल रहा है, जहाँ पे आप जितने भी मेजर मार्केट देखें, चाहे वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, रियल स्टेट सेल्स वेलोसिटी जो है
वो लाइफ टाइम हाई पे चल रही है मंथ ऑन मंथ। तो ऑब्वियसली ये आपने जो सेक्टर्स बताए उन सभी के लिए काफी पॉजिटिव है। रियल एस्टेट कंपनीज एक काफी बड़ी बेनिफिशियरी है। इसके लिए हमें जो लीडिंग कंपनीज है सेक्टर में काफी अच्छी लगती हैं, ग्रोथ प्रॉपर्टीज एंड डीएलएफ, जिनमें हमारा एक्सपोजर भी है। उसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल। एंड अगर आप रियल एस्टेट एंसिलरीज भी देखें तो काफी सारी कंपनीज है सैनिटरी वेयर में और बिल्डिंग मटेरियल्स में, जहां भी एक जो थोड़ा मार्जिन स्क्वीज हुआ था लास्ट ईयर, उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ था, पर ये साल उनके मार्जिन भी वापस आ जाएंगे और एक हेल्दी ग्रोथ मुझे लगता है का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो ओवरऑल ये पूरा बास्केट ही मतलब काफी अच्छा लग रहा है। इसमें इन्वेस्टर्स को सिलेक्ट कंपनीज में सही तरीके से सिलेक्ट करके निश्चित तौर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, चलिए फिर पंकज जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और अब एक काम करते हैं, एक बार जरा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का एक शेयर ले आइए। वो इस समय करीब करीब डे हाई पर, और जो यतिन ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो गगन बांगा से उनको मिली जो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की वो जो ऑर्डर है वो रिज़र्व कर दिया गया था, तो इस वजह से ये एक यहाँ पर एक मूव आ रहा है इस समय इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर। लेकिन मार्केट हजता निफ्टी वापस से डेज आए, शानदार मूव इस समय निफ्टी में। और ये अब ये वाला जो मूव है ये मुझे लग रहा है कि ये फाइनली इस बार आपको 17,800 के पार ले जाएगा, क्योंकि इसमें अब न्यूज़ ड्रिवन मूव है, मोमेंटम है मार्केट में। और जो पिछले मंडे को मार्केट ने किया था, एक आपके लिए हाई बना दिया था, इस मंडे ने आपके लिए एक लो बना दिया है। जो आज का लो है अब मुझे लग रहा है कि वो एक बहुत सैक्रोसैंक्ट लो है, और अब आपके पास एक पोजिशनल ट्रेड है। आज के लो को स्टॉप लॉस रखिए और अब इस मार्केट में लॉन्ग करिए। बहुत हो चुका ये जो रेंज थी, वो गाड़ी की जो हमने बात की थी, वो आप नहीं थी फ्राइडे को, हमने लगातार एक गाड़ी फंसी हुई थी उसकी बात की थी, लेकिन अब मार्केट तो उसको पिछाड़ कर आगे चलने के लिए तैयार है। और इस एक्सपायरी में अगर मुझे हैरानी नहीं होगी अगर निफ्टी आपको 17,900 तक के भी लेवल दिखा देगी, जो मंथली एक्सपायरी, ये मोमेंटम है इस पर मार्केट में। बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। तो इनफैक्ट आज तो सिर्फ सोमवार है, पूरा हफ्ता बाकी, और गुरुवार को मंथली एक्सपायरी होगी। तो उसी तर्ज पर मार्केट अगर परफॉर्म करे तो सोने पे सुहागा जरूर होगा। एक दो ट्रेड्स टाइटन का जिक्र हो रहा था, उसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं। 2.5% के गेंस 2631 पर। गावा साहब, टाइटन क्या खरीदा जाए कल के लिए? इनफैक्ट टाइटन का सुबह से ही एक अप मूव मिल रहा था और लगता है अब भी कायम है। स्टॉप होगा करीब, ब्रेकआउट मिला है 2600, स्टॉप होगा 2590 का। मुझे लगता है 27 तक की तरफ जा रहा है, 2700 टू 2750। 2750 के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यस, टाइटन इज अ बाय। 2700 की तरफ बढ़ता हुआ टाइटन का शेयर एक बड़ा मूव देखने को मिल रहा है इसमें इस घंटे। कुछ और काउंटर्स की अगर आप बात करें, वायदे बाजार में मेरी नजर ना बार बार जा रही थी L&T फाइनेंशियल होल्डिंग पर। पिछले 10-15 मिनटों में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एडिशन अगर आप देखेंगे ना तो वहां पर कुछ पेंसिल इन करने की कोशिश मार्केट कर रहा है। 3% की तेजी ये कैश का भाव है। 90 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है वायदे में। 5.5% से ज्यादा का OI एडिशन और करीब करीब 38 लाख शेयरों का एडिशन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है ओपन इंटरेस्ट के तौर पर, नहीं उससे ज्यादा है इनफैक्ट। ये बताइएगा आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस समय मानस L&T फाइनेंशियल होल्डिंग में? देखिए, मेरा तो समझना है कि ये एक ब्रेकआउट मूव है। एक करीब 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, वो कंसोलिडेशन हो रहा था। आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 94 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और 88 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। इस बीच निफ्टी डे हाई पे 17,744 टिक बाय टिक चार्ट्स को देखिएगा। अच्छा, मेरी स्क्रीन पे बहुत देर से एक मेटल स्टॉक अपीयर हो रहा है। मैं शायद थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहा था कि मेटल्स पे बात करूं कि नहीं करूं, बट JSW स्टील। एक बार जरा निफ्टी मेटल इंडेक्स देखते हैं, फिर आएंगे इस पे। निफ्टी मेटल इंडेक्स, क्या वो एज है पूरे इंडेक्स में? इट्स 5703 पर डेली चार्ट्स पे देखो, नो नॉट एग्जैक्टली फॉर द टाइम पिक, शायद थोड़ा सा अवॉइड करूंगा मैं। इस बीच कोटक लेके आइए। अब आपकी स्क्रीन पे बहुत देर बाद मेरे स्क्रीन पे कोटक महिंद्रा बैंक अपीयर हुआ है एंड इट्स 1897। और मेरे ख्याल से शिल्पा, ये एक ऐसा वक्त है जब आपको कोटक पे जरूर बात करनी चाहिए। इट्स ए टिपिकल फ्लैग, और अब ये अपनी पिछली 3 हायर शेडोज में ट्रेवल करता हुआ, जो रेंज सुबह रिजेक्ट हो गई थी वहीं पे एग्जैक्टली अब ट्रेवल कर रहा है, टिपिकल फ्लैग। और एक बार डायरेक्टर साहब जरा इसकी 1900 की कॉल रखिएगा, दोनों अप्रैल और मई की।
आप जरा मई के ओआई को देखिए, आप एक बार प्लीज आपकी राय क्या बनती है शिल्पा? मई की 1900 की कॉल पे काम करना चाहिए क्या कोटक के? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, मैं एक्चुअली वही देख रही थी। कोटक बैंक काफ़ी दिनों के बाद अप्रोच कर रहा है 1900 जोन्स। इनफैक्ट इसका 1860 एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जिसको इसने क्रॉस भी किया है और सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट टारगेट जो प्रोजेक्टेड है यहाँ पे जो आपको शायद मई सीरीज में देखने को मिलेंगे वो रहेंगे टूवर्ड्स 1980। 1980 अगेन इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहाँ से इसने 3 बार रिजेक्शन लेके यहाँ पे 1650 1700 जोन्स तक भी आया है। तो वंस ये 1980 डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो आपको टारगेट्स अबव 2020 भी देखने को मिलेंगे। तो कोटक में डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग प्ले एंड आपको यहाँ पे जो 1900 का कॉल ऑप्शन जो आप बता रहे हैं रफली 46-47 रुपीज चल रहा है, आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस 20 का मेंटेन कीजिए एंड व्यू सही जाता है तो ये आपको 80 प्लस या मे बी टुवर्ड्स 100 भी या कॉल ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास वापस चलते हैं और डीलिंग रूम का जायजा लेते हैं। और उससे पहले यतिन ये न्यूज़ भी एड्रेस करेंगे जो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, स्टॉक करीब 11% ऊपर। यतिन पहले इस खबर पर थोड़ी सी जानकारी दीजिए और फिर डीलिंग रूम चेक। तो अनुज, हमको जो जानकारी मिल रही है इंडिया बुल्स ग्रुप की तरफ से, और जब मैंने उनसे बातचीत की क्योंकि आज स्टॉक में मोमेंटम था, एनसीएलटी की हियरिंग भी थी, तो हमको ये जानकारी दी है कंपनी ने कि इंडिया बुल रियल एस्टेट और एम्बेसी के बीच जो मर्जर होने वाला था और जो एप्लीकेशन एनसीएलटी के सामने पेंडिंग थी, वहाँ एनसीएलटी ने आज ऑर्डर रिजर्व कर दिया है मर्जर को लेके। ऑब्वियसली हमको ये नहीं पता कि जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है एनसीएलटी में उसका फाइनल आउटकम क्या होगा, लेकिन यूजुअली जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, शायद बाजार इस न्यूज़ को लेके एक्साइटेड है कि फाइनली अब ये एम्बेसी ग्रुप की मेजर कंट्रोल कंपनी बन जाएगी अगर मर्जर को फाइनली एनसीएलटी एक मंजूरी दे देता है। तो एंटिसिपेशन यही है कि एक पॉजिटिव आउटकम आए, लेकिन हाँ आज एनसीएलटी में ऑर्डर रिजर्व ज़रूर हो गया है और कंपनी ने इसके बारे में हमको ये जानकारी दी है। स्टॉक का अगर हम इंडिया बुल रियल एस्टेट का देखें तो आज 11.5-12% की तेज़ी के साथ लगभग 63-64 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये देखा जाएगा एनसीएलटी का फाइनल ऑर्डर रिजर्व ये होने के बाद कितने दिनों में आता है और क्या आता है। ओके तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और इंडिया बुल्स रियल उस खबर के बल पर या इससे पहले से ही अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। अब लगभग 12% के गेंस बनते दिखाई दिए हैं, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। यतिन, इसके अलावा ये तो ऑफ कोर्स चर्चा में है ही, जमकर एक्शन आ गया, लेकिन डीलिंग रूम में किन किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही है? तो 2 स्टॉक्स और टाटा कंज्यूमर के बारे में हमने बात किया। कल नतीजे आने वाले हैं और एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत मार्जिन सिक्वेंशियल बेसिस पे इंप्रूव हो। यहाँ ओपन इंटरेस्ट की अगर आप बात करें तो 4-5% से अप्रैल सीरीज का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। यहाँ बीटीएसटी की ट्रेड भी काफ़ी सारे ट्रेडर्स ले रहे हैं और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी आज एफएमसीजी और कंज्यूमर नाम में खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर के अलावा एशियन पेंट्स पे भी डीलर्स को लगता है कि पोजिशनल खरीदारी करें। स्टॉक में आपको 4 से 5% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। आज अगर हम देखें तो स्टॉक लगभग डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली कोई बड़ी तेज़ी नहीं हुई एशियन पेंट के काउंटर में, लेकिन एशियन पेंट्स और टाटा कंज्यूमर ये दोनों स्टॉक्स हैं जहां थोड़ी बहुत डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ओके यतिन, शुक्रिया। तो ये कुछ स्टॉक्स डीलिंग रूम के रेडार पर, लेकिन रेडार पर होना चाहिए निफ्टी 17,750 की तैयारी है अब 17,744 और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस समय लार्सन एंड ट्यूब्रो में जो काफ़ी मार्केट की हेल्प कर रहा है। और उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, टाइटन, ये कुछ और स्टॉक्स है। तो एक काम करते हैं फिर फटाफट बीटीएसटी कॉल्स लेते हैं, उसके बाद वो जीएसटी स्टोरी को रिविजिट करेंगे। गाबा सर बताइए, बीटीएसटी आई एम अज्यूमिंग? यस बिल्कुल। गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। एचडीएफसी लगता है मुझे मेन लाइन एचडीएफसी स्टॉक है 278 सेंट पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है जो मोमेंटम है उसके हिसाब से जा रहा है 2820 टू 2850। स्टॉप होगा 2760। डिप्स बायबल एचडीएफसी 2850 के लिए एक मौका एचडीएफसी में। मानस, आपका ट्रेड? देखिए जुबिलेंट फूड के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। 50-day मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, तो जुबिलेंट फूड का फ्यूचर खरीदेंगे। 442 के स्टॉप लॉस से, ये मैं मई के फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 442 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है। 455 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, जुबिलेंट फूड्स 446.90 पे, जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था कि ये अपने 50 डे को स्ट्राइक कर रहा है, क्रॉस कर रहा है एक लंबे समय अंतराल के बाद। 2 कॉल्स हो गई, प्रकाश सर की, मानस की। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करेंगी? जी मैं बीटीएसटी में आईसीआईसीआई जीआई के साथ जाऊंगी।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1060 जोन्स पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है एंड फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहा है अप्रैल का 1072-73 में। तो यहाँ से मुझे लगता है 1090 जोन्स आपको कल तक देखने को मिल सकते हैं। आप इसमें ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि कल तक का एक्सपेक्टेशंस है मुझे 1080 का कॉल ऑप्शन एटलीस्ट 6-7 रुपये अभी चल रहा है, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। ये भी आपको 11-12 रुपये तक आपको देखने को मिलेगा। ओके, ICICI GI मतलब ICICI लोम्बार्ड पर आपको बेट लगाना है। कुछ एक ब्रोकरेज नोट भी था यहाँ पर कि क्या ICICI अपना स्टेक बढ़ाएगा। मॉर्गन स्टैनली का एक रिपोर्ट था, वो आज सुबह पढ़ रहा था मैं, इसके लिए सुबह काफ़ी एक्साइटमेंट थी स्टॉक में। अब कूल डाउन हुआ है, लेकिन शिल्पा जी का मानना है कि आप इस पर दांव लगा सकते हो और 1080 की कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। प्रशांत, आपकी ट्रेड BTST या STBT? जी अनुज जी, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद क्लोजिंग के पहले थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखाए। मैं बैंक्स को ही BTST में रखना चाहूंगा और कैनरा बैंक 303 पे जो चल रहा है ये मैं कैरी करना चाहूंगा। 297.50 298 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और मुझे लग रहा है ये 310 से 315 तक के लेवल दिखा सकता है इसी एक्सपायरी के पहले। तो कैनरा बैंक मेरा पिक होगा। कैनरा बैंक आपका पिक होगा 302.90 पे। इसका कोई ऑप्शन पकड़ेंगे आप क्या 302.90 पे? और क्योंकि वक्त तो है नहीं प्रशांत हमारे पास अब इस सीरीज़ में, अप्रैल की सीरीज़ में, और 3 दिन बाद एक्सपायरी है, कोई वक्त नहीं है इस सीरीज़ के हाथ लगाने का। जरा डायरेक्टर साहब एक बार कैनरा बैंक की कॉल लिखे आइए स्क्रीन पे, कैनरा बैंक कॉल मई की, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और एक बार प्लीज़ अगर आप इसमें रोलओवर्स के फिगर पोस्ट कर पाएँ तो वो भी रखिएगा। मई की 310 की कॉल आपके पास प्रीमियम है इस वक्त प्रशांत? प्लीज़ एक बार 310 CE मई। जी वीरू जी, मैंने ये देखा, बट अगर मैं इसको देखूं तो जो प्रीमियम है वो काफी हाई लग रहा है मुझे फिलहाल इस लेवल पे, इसलिए मैं थोड़ा वेट करूंगा कि ये शायद फर्स्ट वीक में प्रीमियम कूल डाउन हो जाए फिर एंटर करूंगा। अभी अगर हम प्रीमियम देखें तो करीबन ये ऑलमोस्ट 317-18 की प्राइस दिखा रहा है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसमें होल्ड बैक करूंगा ऑप्शन में ट्रेड लेने के लिए। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। 7.65 आस्किंग प्राइस मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, हाँ ज़्यादा है प्राइस, 7 रुपये 65 पैसे। राजेश सतपुते जी, आप क्या पिक करेंगे, कैरी करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाएगा लेकिन टाइटन पे ही नजर है। टाइटन में जो लेवल का हमारा जो बात हुआ था, वो हमारी जो बात हुई थी वो करीबन 2620 2625 ये क्लस्टर था फ्यूचर में, और इस क्लस्टर के ऊपर टाइटन फिलहाल जिस तरह से ट्रेड हो रहा है मेरे हिसाब से शॉर्ट जो है यहाँ पे ट्रिगर हो जाएंगे। और इसका टारगेट जैसे हमने बताया था 26 से 80 से लेकर 2700, मुझे लगता है ये एक रेंज अनफोल्ड हो रही है इस ब्रेकआउट के बाद। सो इट्स अ बाय इन टाइटन। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2610 का। फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स और तेजी के ही ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे। देखिए, मूड माहौल जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो तेजी का है अनडाउटेडली। अर्निंग से वो लीडरशिप आती हुई दिखाई दे रही, लेकिन एक और वजह है जिसके चलते मार्केट में और भी तेजी का जो मूड है वो बरकरार रहे या कायम रहे। अप्रैल में जो GST कलेक्शन के जो आंकड़े आ रहे हैं वो पिछले सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मार्च महीने में 9 करोड़ से ज्यादा ई-वे बिल्स जनरेशन हो चुका है। अब और डिटेल्स के लिए आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, कितनी क्या आंकड़ा रह सकता है, क्योंकि ये जो ई-वे बिल्स जनरेट हुए हैं वो काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है। बिल्कुल, देखिए GST कलेक्शन के मोर्चे पर काफ़ी अच्छी और बड़ी खबर आ सकती है। CNBC आवाज़ के सूत्रों से जानकारी मिली है कि अप्रैल महीने में GST कलेक्शन एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ सकता है। दरअसल ये रिकॉर्ड पिछले साल अप्रैल का ही है, जब 1,68,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन दर्ज हुआ था, और उस वक्त जो ई-वे बिल जनरेट हुए थे वो करीब 7 करोड़ 82 लाख के आसपास थे। लेकिन इस बार जो ई-वे बिल जनरेट हुए हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड है। इतिहास में अभी तक इतने ई-वे बिल जनरेट कभी नहीं हुए थे। कुल जो ई-वे बिल जनरेट मार्च में हुए हैं वो 9 करोड़ 9 लाख के आसपास हैं। तो इस ई-वे बिल की वजह से माना जा रहा है कि GST कलेक्शन इस बार काफ़ी बम्पर आ सकता है। इसके पीछे और भी कई सारी वजह हैं। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है कंप्लायंस में सख्ती। कंप्लायंस में सख्ती हुई है, सरकार ने जो सीक्वेंशियल फाइलिंग को इम्प्लीमेंट किया है उसकी वजह से काफ़ी रिटर्न्स में बढ़ोतरी हुई है। और तीसरी जो बड़ी वजह है वो फाइनेंशियल ईयर का इफेक्ट, जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है उसकी वजह से ज़्यादा लोगों ने रिटर्न दाखिल किया है, और ख़ासतौर से जो क्वार्टरली रिटर्न पेमेंट दाखिल करते हैं उनका भी इफेक्ट इसी मार्च महीने में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये सभी जो महत्वपूर्ण रीज़न है उसकी वजह से GST कलेक्शन में एक बड़ा उछाल एक बार फिर से देखने को मिल सकता है।
ओके आलोक जी, शुक्रिया। तो क्लियरली एक इकॉनमी बहुत मजबूत सिचुएशन में है और ध्यान रखिएगा मार्च में ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी, काफ़ी डील्स भी हुई होंगी। फॉर एग्जांपल इवन रियल एस्टेट में काफ़ी डील्स हुई थी, तो उन सब का एक इम्पैक्ट आएगा। और ये हर्षता आपको बता रहा है इंडियन इकॉनमी इस समय कितनी स्ट्रांग है और जो एक इनफैक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी, आपको याद होगा पिछले हफ्ते एक रॉयटर्स का सर्वे हुआ था जिसमें किन कंट्रीज़ में किन इकॉनमी में रिसेशन आ सकता है, उसमें इंडिया का चांस 0% था। सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स था बड़ी इकोनॉमीज़ में, इंडिया की प्रोबेबिलिटी 0% थी। और ये मैक्रो न्यूज़ पॉजिटिव, माइक्रोज आपने सारे अब तक देखे हैं, एक एक्सेप्ट फॉर आईटी हटा दें, और आईटी में भी वो क्योंकि पूरा का पूरा यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है हम इसके लिए, वरना अगर आप डोमेस्टिक इन हाउस सेक्टर्स देख रहे हैं तो नंबर्स बहुत शानदार है। मेरे ख्याल से अब इस क्वार्टर में इस हफ्ते काफ़ी डोमेस्टिक फिक्स कंपनियों के नंबर्स आने हैं, जैसे टाटा कंज्यूमर है या और बाकी कंपनियों के नंबर हैं, बजाज ऑटो के वगैरह। तो आई थिंक एक मुझे लग रहा है कि मार्केट को एक फ्रेश इम्पिटस मिलेगा। और ये जो आज की क्लोज है ना, ये क्लोज बहुत शानदार है। आज फाइनली हम इस 17,750 का जो क्लस्टर है इस पर क्लोज कर पा रहे हैं। 17,750 के सिग्निफिकेंस समझिए, वो 17,700 की कॉल जहाँ पर सबसे ज़्यादा राइटर खड़ा है, करीब करीब 1.7 करोड़ शेयर्स का, उसके पेन पॉइंट से जस्ट ऊपर है। ये 49 रुपये सुबह प्रीमियम था। क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग। बैंक निफ्टी की क्लोज इवन दो इंडसइंड की वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन आया, लेकिन बैंक निफ्टी की क्लोज भी बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप लॉन्ग हैं तो आप कैरी कर सकते हैं अपनी पोजीशन, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि मार्केट किसी भी वजह से कोई यहाँ से कोलैप्स कर सकता है। एक और चीज़, हमने ग्लोबल मार्केट से सॉफ्ट क्यूज को इग्नोर करना शुरू कर दिया काफ़ी हद तक। आज सुबह फॉर एग्जांपल एशियन मार्केट्स काफ़ी रेड में थी, लेकिन हमने इग्नोर किया उन सबको। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मंथली एक्सपायरी है, एक वीक हो गया कंसोलिडेशन, अब मार्केट तैयार है उस रेंज से बाहर आने के लिए। और मेरे ख्याल से 17,850 निफ्टी पर और 43,000 बैंक निफ्टी पर बहुत जल्दी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। चांसेस कितने मजबूत हो रहे हैं प्रशांत आज की क्लोज देखकर कि हम 17,800 के ऊपर शायद इस सीरीज की समाप्ति देखें? जी हर्षा जी, मुझे लग रहा है कि हम शायद 17,960, 17,970 इस जोन को एक्सपायरी तक अप्रैल फ्यूचर्स में छू सकते हैं। और ओवरऑल मुझे जैसे कि अनुज ने कहा, बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि मंथ ऑफ मई में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस। और मेन चीज जो मुझे दिख रही है बैंक निफ्टी में, वो कंट्रीब्यूशन सभी बैंक से आ रहा है, जो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। जो पहले मूव आई थी फ्रॉम द मार्च बॉटम, वहां पे सिर्फ एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा था, अब ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो ऐसी मूव जब आती है वो सस्टेन करती है, इसलिए मुझे लग रहा है दोनों इंडेक्स से स्ट्रांगली मूव कर सकते हैं। अच्छी मजबूती निफ्टी और निफ्टी बैंक की तरफ से बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल 3.5 मिनट बाकी हैं आज ट्रेड क्लोज होने में। मोमेंटम तगड़ा। वीरू, डेटा पॉइंट्स रेडी है? किस तरह की सिचुएशन बन रही है वायदे में क्लोजिंग पर आज? बिल्कुल शानदार क्लोजिंग हर्षता, वेल अबव 17,700 इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का शुक्रवार की क्लोज के मुताबिक जो सबसे बड़ा कॉल राइटर था उसके आप ऊपर क्लोज हो रहे हैं। बैंक निफ्टी ने भी क्लोज अच्छा दिया, बैंक निफ्टी ने टेक्निकल क्लोज बहुत अच्छा दिया और एक डेरिवेटिव क्लोज बहुत अच्छा दिया। मतलब 42,500 के कॉल राइटर के ऊपर और 42,500 जो कि आपका 17 अप्रैल की कैंडल का हाई है। ब्रेथ लेके आइए। लॉन्ग हालांकि 5 ही हैं, बट लुक एट शॉर्ट कवरिंग। पहले बाजार में तेजी से पहले हर्षता शॉर्ट कवरिंग आती है और वो स्क्रीन पे ताबड़तोड़ तरीके से हावी है। 135 शॉर्ट कवरिंग। टाटा कंज्यूमर इवन बेस अगर आप देखें, मतलब एफएमसीजी इंडेक्स याद रखिएगा ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है। एलआईटी फाइनेंस होल्डिंग, एचडीएफसी निफ्टी और अबाउट इंडिया यहाँ पे लॉन्ग थे। शॉर्ट कवरिंग एचडीएफसी लाइफ, बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी, ओरेकल फाइनेंशियल्स मिड कैप आईटी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसने आज एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, अच्छा खासा मूव था। और उसके बाद अगर आप लॉन्ग अनवाइंडिंग देखिए तो यहाँ पर आज पीआई इंडस्ट्रीज में, इप्का लैब में, लॉरस, पीवीआर, डॉक्टर रेड्डीज। और शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे है? सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, हेवल्स और एस्टेल और ओएनजीसी। आज सन फार्मा में न्यूज़ ड्रिवन अगर आप देखें तो इम्पैक्ट है, शॉर्ट बिल्डअप वहाँ पे। इंडसइंड बैंक सुबह तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्लोजिंग तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट पोस्ट नंबर्स यहाँ पे एक लिक्विडेशन आया, स्टॉक डे लो की ट्रैजेक्टरी की तरफ गया। और एस्टेल और ओएनजीसी कुछ और काउंटर रहे जो आज बैकफुट पे रहे, बट ए फैंटास्टिक क्लोज, बहुत शानदार क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए। निफ्टी का आज का इंट्राडे हाई रहा करीब करीब 17,755। और एक और चीज़, दो चीज़ें अगर आप देखें कहनी पड़ेगी हर्षता। PSU बैंक्स लेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आज सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी रहा। और एक इंडेक्स ने जो आज इतिहास रचा वो था निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। आइए इस क्लोजिंग को देखते हैं बड़ी वॉल पे हर्षता के साथ। हर्षता, ओवर टू यू। जी हाँ, एक तगड़ी तेजी और डे हाई पर ही दिन जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। 17,750 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, 126 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक फुल फॉर्म में 532 अंकों की बढ़त देखने को मिली है।
1.1% तक का इजाफा। आज निफ्टी आईटी का थोड़ा सा साथ मिला है, 200 पॉइंट के गेन्स, और जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे एफएमसीजी स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आज इस मूव में। एक ही सेक्टर था जहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई, वो थी फार्मा कंपनियां, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सब में थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली, तो वो इंडेक्स आपको थोड़ा सा नेगेटिव होता दिखाई देगा। लेकिन आज दिन का बड़ा जो हेडलाइन थी वो ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर पहले रखते हैं, फिर बाकी कुछ और काउंटर्स पर नजरें डालेंगे। 2.25% के गेन्स इसमें बनते दिखाई दिए। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, नतीजे अच्छे लेकिन स्टॉक आज कह सकते हैं आप थोड़ा शांत था, हल्की सी बढ़त 55.55 आधे % के गेन्स देखने को मिले हैं। 13 रुपए की तेजी पर यह स्टॉक जाकर टिका है। लेकिन एचडीएफसी लाइफ बड़ा मूव, और क्योंकि आरबीआई की तरफ से कुछ और डिटेल्स आए हैं कि एचडीएफसी बैंक के मर्जर के पीछे क्या कुछ करना है, यहाँ पर 50% और हिस्सा खरीदा जा सकता है, यह अनुमति मिल गई है, तो 7% भागा वो स्टॉक 550 के आसपास जाकर टिकता हुआ। टाटा कंज्यूमर, कल नतीजे आएंगे, स्टॉक में 4-4.5% की तेजी। बजाज ऑटो 0.5% की गेंस दिखा रहा था, कल नतीजे आने वाले हैं इसके भी। आज जो नंबर्स आए हैं वो है इंडसइंड बैंक के, और ब्याज से आय का आंकड़ा दरअसल उम्मीद पर नहीं खरा उतरा है, वहां से कुछ दबाव बना, मार्जिन्स स्थिर हैं, और ऑफ कोर्स एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा प्रेशर बनता दिखाई दे। इतनी खराबी नहीं देखने को मिली थी, लेकिन बाजार ने थोड़ा सा यहाँ पर मुनाफा वसूली ले करना बेहतर समझा। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा, वहां पर आपको साफ दिखाई देगा क्या चला है और क्या नहीं। आज इंडसइंड बैंक कमजोर, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डीवीज जैसे काउंटर्स में हमने देखा मुनाफा वसूली, मारुति भी नरम, सन फार्मा भी यहाँ पर दबाव में, यूपीएल जैसे ट्रेड्स नहीं चले हैं। लेकिन बाकी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, एचडीएफसी, टाटा कंज्यूमर का हम जिक्र कर रहे थे, विप्रो बायबैक की तैयारी कर रहा है, बोर्ड बैठक में इस पर भी चर्चा होगी नतीजों से पहले। टाइटन भागा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वहां से एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। ग्रासिम जैसे काउंटर्स, हीरो जैसे स्टॉक्स, हिंडाल्को, एलएनटी, इन सब की तरफ से दरअसल साथ बनता हुआ दिखाई दिया और तेजी के ही ट्रेड्स बने हैं। तो फाइनल क्लोज जो आ रहा है रफली वो 17,750 के आसपास, डे हाई की तरफ ही दरअसल मार्केट जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। मूव अच्छा है, मिड कैप्स ने पार्टिसिपेट किया और ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक ने भी आउट परफॉर्म किया है। चलिए अब आपके सामने लेकर आते हैं सीधा सौदा का अपडेट। आज का मुकाबला नीरज और आशीष के बीच जो रहा है उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस किन स्टॉक्स ने दिखाया। मैक्स इंडिया 5% ऊपर, महाराष्ट्र सीमलेस 5.5% ऊपर, विप्रो बायबैक की खबर पर 2.5% भागा, तो श्री दिग्विजय सीमेंट भी आशीष ने पिक किया था, करीब 2.5% के गेन्स उधर। नीरज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका यस बैंक शॉर्ट साइड का ट्रेड था, और एक्टिव फाइनेंस 3% के गेन्स, ब्लू स्टार में तेजी और सन फार्मा में मंदी, तो तेजी मंदी का कॉम्बिनेशन इस तरह के रिटर्न्स आपको दिखा रहा है। आइदर वेज अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए और वहां पर गेन्स भी बनते हुए दिखाई दिए अगर आपने वो तेजी और मंदी के ट्रेड्स लिए। कुल मिलाकर एक शानदार सत्र 17,743 पर हम जाकर दिन को छोड़ रहे हैं। तेजी अच्छी बनी है, लेकिन अब बस नजरें रहेंगी कि हम यहाँ से आगे मार्केट को कितना आउट परफॉर्म कर पाएंगे, 17,800 की तरफ जाएंगे या नहीं। ऑफ टाइम हर्षदा, आज बिल्कुल रिवर्स ऑफ लास्ट मंडे मार्केट ने एक बनाया, आपको एक न्यूज़ ड्रिवन लो बना के दिया मार्केट ने आपको, जैसा न्यूज़ ड्रिवन हाई पिछले हफ्ते बनाकर दिया था, प्लस 200 डे मूविंग एवरेज को लगातार कंसिस्टेंटली डिफेंड किया, और प्लस लीडरशिप पॉकेट ने वापस लीड किया, विच इज़ बैंक निफ्टी 500-550। बहुत दिनों के बाद ये रैली आई जो टिकी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी इस रैली का टिकना, और ये रैली टिकी और ब्रॉड बेस्ड थी रैली आज की, बैंक निफ्टी की रैली, हर बैंकिंग स्टॉक ऊपर था, कोई भी एक ऐसा, ऑब्वियसली आईसीआईसीआई ने लीड किया, लेकिन कोई एक इकलौता ऐसा नहीं था जिसने 6-7% मूव के साथ इसको लॉप साइडेड बना दिया, तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये मूव शायद कंटिन्यू करेगा यहाँ से भी। जी हाँ, तो एक बेहद शानदार सेशन, और हर्षदा आप बहुत किस्मत वाली हैं कि मुरादाबाद से दाल खाने के बाद, जलेबी खाने के बाद आपको सिर्फ एक दिन में फल मिल गया, वरना आप अनुज और मुझसे पूछिए कि गुरुवार को और शुक्रवार को हमने कैसे बिताया था, जब 20 अंकों के दायरे में, 30 अंकों के दायरे में निफ्टी घूम रहा था। बहुत मुश्किल था वो सेशन, लेकिन हाँ, अंत भला तो सब कुछ भला। मंगलवार सुबह फिर होगी हमारी इस पूरे पैनल की मुलाकात। आशीष, नीरज जी, हर्षदा, मैं और अनुज सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल और उसके बाद मुनाफे की तैयारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।